अकाउंट्स क्या होते हैं। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले अकाउंट्स क्या होते हैं। किसी भी बिजनेस में जितनी भी लेन देन होते हैं उन्हें सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग अकाउंट्स में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए खरीदारी, बिक्री जैसे कि परचेस, सेल्स, व्यक्ति या संस्था का नाम जैसे कि अमित, नेहा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, नकद और संपत्ति, कैश, लैपटॉप, प्रिंटर, फर्नीचर, व्हीकल, असेट्स, खर्च और आय, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, सैलरी आदि। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे एक अकाउंट्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर फर्स्ट एग्जांपल है, राज ने 15,000 का लैपटॉप नगद खरीदा। तो इसमें दो खाते होंगे हमारे। फर्स्ट होगा लैपटॉप जो कि हमारा क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। दूसरा होगा हमारे पास कैश जो कि क्या है, असेट्स अकाउंट्स है। तो ये दो हमारे क्या हो गए, अकाउंट्स हो गए। फर्स्ट जो आइटम था हमारा, दूसरा जो नगद वगैरह दिया था। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, राज ने 5500 का प्रिंटर सीमा से उधार खरीदा। जब कोई इंसान किसी पर्सन से माल उधार खरीदता है तो सामने वाले व्यक्ति का नाम आता है। इसमें भी दो खाते बनेंगे। सबसे पहले प्रिंटर बनेगा, उसके बाद जो हमारा दूसरा अकाउंट्स बनेगा वो होगा हमारा सीमा। दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा होगा, सीमा, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है। इस तरीके से क्या होगा, हमारे दो अकाउंट्स बनेंगे इसके अंदर भी। इसके बाद हम अपना थर्ड एग्जांपल देखेंगे इसमें, जिसमें राज ने 30,000 की बाइक दीपक से खरीदी और 20,000 रुपए नगद दिए और बाकी के उधार रखे। इसमें कितने खाते बनेंगे, इसमें तीन खाते बनेंगे। सबसे पहला हमारा बाइक जो कि फिक्स्ड असेट्स है, उसके बाद कैश जो हमारा असेट्स है, उसके बाद दीपक सनडीड क्रेडिटर। अब दीपक का नाम क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया है, 30,000 रुपए की बाइक खरीदी थी और उसको पैसे हमने कितने दिए, 20,000 रुपए दिए हैं। यानी कि 10,000 रुपए क्या है हमारे उस पे नगद है। तो इसलिए क्या नगद नहीं, सॉरी, 10,000 रुपए उस पे अभी उधार रह गए, इसलिए हम क्या करेंगे, दीपक का नाम उठा के चलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं आपके लिए छोटे छोटे स्टडी टिप्स शेयर करता रहता हूँ। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आप सभी के लिए नोट्स और अपडेट्स डालता रहता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अकाउंट्स के प्रकार, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। बिजनेस में अकाउंट को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट जिसको हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के नाम पर बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, अमित, नेहा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, एक्स वाई जेड एलटीडी। यानी कि ये क्या हो गया, हमारी कोई भी कंपनी का नाम हो गया, उस तरीके से है। इससे आगे देखेंगे हमारा सेकंड अकाउंट जो कि किस नाम से है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाता। ये खाते किसी वस्तु या संपत्ति से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कैश हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, बाइक हो गई, व्हीकल हो गई, फर्नीचर हो गया, लैंड या बिल्डिंग नेम हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे खाते होते हैं जो किसी वस्तु या संपत्ति से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं नामात्र का खाता। ये खाते किसी बिजनेस खर्चे और आय को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें रेंट हो गया हमारा, कमीशन रिसिव्ड हो गई, सैलरी हो गई, डिस्काउंट अलाउड हो गया, इंटरेस्ट रिसिव्ड हो गया, परचेस एंड सेल्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया। तो हमारे कितने अकाउंट्स होते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर तीन अकाउंट्स होते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा होता है पर्सनल अकाउंट, उसके बाद होता है हमारा रियल अकाउंट, उसके बाद होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, जिसमें क्या आएगा, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति या कंपनी की या संस्था के नाम पर बनाए जाते हैं। रियल अकाउंट में ये खाते किसी वस्तु या संपत्ति से जुड़े होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ये खाते बिजनेस के खर्च और आय को दिखाते हैं। उसके बाद हमारा है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का नियम।
अकाउंट लेखन का नियम। इसमें सबसे पहला हमारा रूल्स होता है पर्सनल अकाउंट का, व्यक्तिगत खाता, जिसमें द रिसीवर पाने वाला क्या होता है हमारा डेबिट होता है, और द गिवर देने वाला क्या होता है क्रेडिट होता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो कुछ प्राप्त करती है वह रिसीव कहलाती है और उसे हम डेबिट किया जाता है, यानी कि डेबिट में रखते हैं। जो व्यक्ति संस्था कुछ देती है वह गिवर कहलाती है और उसे क्रेडिट किया जाता है, यानी कि जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट में रखा जाता है। उसी तरीके से हमारा रियल अकाउंट होता है, वास्तविक खाता। व्हाट कम्स इन जो आता है डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट जो जाता है वो हमारा क्रेडिट होता है। कम्स इन जो आता है डेबिट, व्हाट गोज आउट जो जाता है क्रेडिट। व्यवसाय में जो भी संपत्ति, वस्तु या संसाधन आते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है, और जो चीजें बाहर जाती है उन्हें क्रेडिट किया जाता है। यानी कि व्यवसाय में जो भी संपत्ति या वस्तु आती है उनको डेबिट में रखा जाता है और जो जाती है उसको क्रेडिट में रखा जाता है। नॉमिनल अकाउंट नाममात्र खाता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस खर्चा और नुकसान हमेशा हमारा क्या होता है डेबिट होता है। इनकम एंड गेन्स लाभ और हानि हमारे क्या होते हैं हमेशा क्रेडिट होते हैं। जितना भी खर्चा और हानि होते हैं उन्हें डेबिट में रखते हैं, यानी कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट में रखे जाएंगे। जितनी भी आय और लाभ होंगे उनको हमेशा क्रेडिट में रखा जाएगा। इसके कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी हैं एंट्री बनाने के, तो उन रूल्सों को भी हम देख के चलेंगे और इन रूल्सों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। हम इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एंट्रीज के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम और डिटेल में सीखेंगे। साथ ही अगर आपको मुझसे सीधा जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप सभी को स्टडी मटेरियल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स डालता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग। पढ़ेंगे कि टैली क्या है। जैसा कि हम देखते हैं टैली प्राइम एक लोकप्रिय फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों में लेखा जोखा यानी कि अकाउंटिंग को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए किया जाता है। इसमें अकाउंट्स को नियम अनुसार सही क्रम और रिकॉर्ड्स किया जाता है जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं, जैसे कि जनरल एंट्री, परचेज, सेल्स, आय खर्चे, देय और व्यय, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स जिनको इंग्लिश में बोला जाता है, लायबिलिटी और असेट्स आदि इसके अंडर आते हैं। यानी कि टैली प्राइम क्या है, एक हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है और जिसका उपयोग हम छोटे और बड़े बिजनेस होते हैं उन सब में अकाउंटिंग यानी कि लेखा जोखा रखने के लिए करते हैं, जिसको हम एक व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए किया जाता है। इसमें अकाउंट्स के नियम अनुसार सही क्रम और रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं, जैसे कि जनरल एंट्री, परचेज, सेल्स, आय और खर्चे देखे जाते हैं इसमें। उसके बाद चलते हैं कि टैली प्राइम की मदद कोई भी व्यवसाय अपनी अकाउंटिंग और इन्वेंटरी दोनों की कुशलता से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए इसमें कई उपयोगी फीचर्स उपलब्ध हैं जिनसे आप तेजी से अकाउंट्स तैयार कर सकते हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी तुरंत बना सकते हैं। यानी कि टैली प्राइम की मदद से हम व्यवसाय की अपनी अकाउंटिंग इन्वेंटरी दोनों की कुशलता मैनेज कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ फीचर्स भी इसमें बहुत सारे आपके होते हैं जिनको थ्रू आप इसमें अकाउंटिंग में आसानी से काम कर सकते हो अपने अकाउंट्स का। तो जैसे इसमें दे रखा है जिनसे आप तेजी से अकाउंट्स तैयार कर सकते हो और उनकी रिपोर्ट्स भी तुरंत निकाल सकते हो। यानी कि रिपोर्ट क्या है, आप जैसे ही कोई एंट्री वगैरह करते हो तो उसकी रिपोर्ट तुरंत आप उसको निकाल सकते हो। वर्तमान में टैली का उपयोग 100 से अधिक देशों में किया जा रहा है। टैली का नया वर्जन टैली प्राइम जो कब लॉन्च हुआ था 2020 में, जो कि पुराने वर्जन की तुलना में अधिक आसान और यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब जो होता है तो हम उसके एडमिन होगो, उसी तरीके से हर जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर के हम एक यूजर होते हैं। तो उसी एडमिन मान लो उसका, तो उसी तरीके से इसमें दे रखा है कि टेलीग्राम क्या हमारा एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। यूजेस ऑफ टैली यानी कि टैली कहाँ कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है। जैसे कि हमारे फर्स्ट टॉपिक है डेली अकाउंटिंग में, इसमें लिखा हुआ है किसी भी बिजनेस के रोजाना के खर्चों और लेन देन को सही हिसाब रखने के लिए टैली प्राइम सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है।
जैसा कि हमने भी इंट्रोडक्शन में देखा था, लेखा जोखा के लिए हम क्या कर रहे थे, टैली का यूज करके चल रहे थे। उसी तरीके से लेन देन के सही हिसाब रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टैली प्राइम का यूज करते हैं। पहले के समय में यह कम मैनुअल खाता वही या वही खाता में मुनीम द्वारा हाथ से लिखा जाता था। यानी कि जो एक मुनीम होता था, हम अपने धंधे पे एक मुनीम को बिठा लेते हैं और वो क्या करता था, पूरी रजिस्ट्री करता था एक रजिस्टर पर। लेकिन अब वो क्या है, मुनीमों वाला काम खत्म हो गया है। अब हम एक एम्प्लॉय को रख लेते हैं, वो क्या करता है, एक हमारे सिस्टम पे टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर पे सारा का सारा अकाउंट चढ़ा के रखता है। आज उसी काम को टैली सॉफ्टवेयर के जरिए डिजिटल रूप में किया जाता है, जिसमें सभी अकाउंटिंग एंट्री डेबिट और क्रेडिट के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा सेल्स और परचेज की एंट्री भी इसमें बहुत आसानी से की जा सकती है। यानी कि डेली अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में हम क्या कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट, सेल्स और परचेज, कोई भी लेन देन है सही हिसाब खाते में रखने के लिए हम टैली प्राइम का यूज करके चलते हैं। उसके बाद हमारा चलता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टैली प्राइम का उपयोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बड़े स्तर पर होता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है वस्तु सूची, यानी कि वस्तु सूची हो गई जहाँ पे हमारा स्टॉक, स्टॉक जो बोला जाता है, स्टॉक में हमारा कितना आइटम बचा हुआ है, कितना आइटम हमने सेल कर लिया। या मान लो हमारे पास कंप्यूटर है, आसूस का कंप्यूटर है या एचपी का लैपटॉप है या फिर मान लो डेल का लैपटॉप है, तो उसमें हमारे पास कौन से लैपटॉप की कितनी क्वांटिटी बची हुई है। तो वो स्टॉक देखने के लिए वस्तु सूची, यानी कि सूची वही हो गया, स्टॉक की जानकारी। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इसमें यूज किया जाता है, यानी सामान का पूरा रिकॉर्ड। उदाहरण के लिए किसी दुकान या कंपनी में माल कब कितना खरीदा गया, कितना स्टोर में उपलब्ध है और कितना बेच दिया गया है। यह सब जानकारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट फीचर से आसानी से पता चल जाती है। इससे स्टॉक की सही स्थिति हमेशा अपडेट रहती है। यानी कि स्टॉक की जो स्थिति है वो हमेशा सही अपडेट रहती है। बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट फाइनलाइज करना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब होता है कि साल के अंत में या समय समय पर खातों की पुस्तकों की पूरी जांच करना, ताकि सारे लेन देन सही और पारदर्शी तरीके से दर्ज हों। तरीका यह है कि खातों की जांच मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक रूप से की जाए, ताकि साल के अंत में बैलेंस शीट बनाने में कोई भी कठिनाई ना आए। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, महीने के अकॉर्डिंग या त्रैमासिक के अकॉर्डिंग, यानी कि 3 महीने के अकॉर्डिंग या साल के अकॉर्डिंग। साल तो बहुत लंबा हो जाता है, हम क्या करेंगे, महीने के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट को चेक कर लेना चाहिए कि उसके अकाउंट जो है, यानी कि जो खाते हैं वो सही है कि नहीं सही है, सही तरीके से दर्ज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जिससे कि क्या हो, जब हमारी क्लोजिंग होती है कंपनी की, तो उस टाइम पे हमें फाइनल करने में, बैलेंस शीट बनाने में कोई कठिनाई ना आए। उसके बाद आता है टैक्सेशन और बिलिंग। टैली प्राइम का उपयोग टैक्सेशन और बिलिंग के लिए भी व्यापक रूप से किया जाता है। इसमें आप जीएसटी, वैट, टीडीएस, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स आदि से जुड़े सभी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स फाइलिंग के लिए जरूरी डेटा, पेमेंट रिकॉर्ड्स और टैक्स एंट्रीज को भी इसमें आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इससे अकाउंटिंग और टैक्सेशन का काम बिल्कुल आसान और सटीक हो जाता है। यानी कि इसमें हम टैक्स से रिलेटेड और बिलिंग से रिलेटेड भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जनरल एंट्री रूल्स, जनरल एंट्री के विशेष नियम। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है, अपना नाम कभी नहीं लिखा जाता। जब आप अपनी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो एंट्री में अपने नाम की जगह पे सामान्य सामने वाले व्यक्ति का नाम ही लिखा जाता है। सेकंड नोट है हमारे पास, डेबिट पहले क्रेडिट बाद में, यानी कि डेबिट साइड हमेशा पहले आएगी और क्रेडिट साइड आपकी बाद में आएगी। उसके बाद आता है परचेस और सेल्स। जो भी माल खरीदा जाता है वह हमेशा परचेस अकाउंट डेबिट होता है या फिर सीधे उस आइटम का नाम, जैसे कि लैपटॉप अकाउंट डेबिट। जो भी माल बेचा जाता है वह हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसी तरीके से हमारा फोर्थ पॉइंट है, सामने वाले व्यक्ति का नाम। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख के चलते हैं। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, इसको रेज करते हैं। सामने वाले व्यक्ति का नाम, यदि आप किसी से माल खरीदते हैं तो सामने वाले व्यक्ति, फर्म का नाम, आइटम का नाम लिखा जाता है, खुद का नाम कभी नहीं लिखते हैं। जैसे कैश दिया है तो कैश अकाउंट लिखेंगे, चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है, यदि आपको नगद पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा।
उदाहरण दे रखा है उस एग्जाम्पल को देखेंगे। आपने नेहा से 10,000 का फर्नीचर कैश में खरीदा। फर्नीचर है यहाँ पे, सबसे पहला अकाउंट हमारा क्या होगा, फर्नीचर होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक आइटम को परचेज कर रहे हैं, तो उस आइटम का नाम दे रखा है, उस आइटम का हम क्या करेंगे, नाम ही लेके चलेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया, कितने रुपए, 10,000। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, तो कैश क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया। फर्नीचर रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी कि आने वाली चीज है, तो क्या हो गई, डेबिट हो गई। कैश रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट, यानी कि जाने वाली चीज है कैश हमारी, तो क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। सही खाता पहचाने, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सेकंड पॉइंट है इसमें गोल्डन रूल्स लगाएं। थर्ड पॉइंट है हमेशा डेबिट पहले और क्रेडिट को बाद में लिखें। फोर पॉइंट है यहाँ पे खुद का नाम एंट्री में ना डालें। एक प्रश्न को पूरा करने के लिए आपको 5 खाते स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा जनरल, दूसरा है लेजर अकाउंट, थर्ड है ट्रायल बैलेंस अकाउंट, फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिफ्थ आपकी बैलेंस शीट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 5 अकाउंट्स बना के चलते हैं एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे हम, इन 5 अकाउंट्स के थ्रू ही कवर करेंगे। और सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज को कवर करके चलेंगे। चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में पहली एंट्री दे रखी है, मिस्टर राकेश शर्मा परचेज अ लैपटॉप इन कैश 18,000, यानी कि राकेश शर्मा ने क्या किया है, 18,000 में एक लैपटॉप परचेज किया है। तो इसकी एंट्री देखते हैं। 1/4/2024 की ये एंट्री है, जिसमें क्या कर रहे हैं, लैपटॉप अकाउंट डेबिट होगा और कैश क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। क्योंकि लैपटॉप क्या है, हमारे पास आने वाली चीज है और हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को परचेज कर रहे हैं। आइटम का नाम दे रखा है, इसलिए हम लैपटॉप लिखेंगे। परचेज है आने वाली चीज है, इसलिए क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया। कैश है हमारे पास जाने वाली चीज है, तो क्या हो गई, हमारा क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट डेबिट उसका पैसा लिख के चलेंगे, अमाउंट क्रेडिट क्रेडिट में पैसा लिख के चलेंगे। जर्नल एंट्री बनाते टाइम हमें 5 कॉलम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इन सारे कॉलम्स में क्या चलता है, हमारा डाटा फिल होकर चलता है। जैसे कि डेट में हमारी डेट पड़ेगी, पर्टिकुलर में हमारी क्या पड़ेगी, जो एंट्रीज है वो पड़ेगी। लेजर फोलियोस के बाद अमाउंट डेबिट में आपका डेबिट साइड पैसा पड़ेगा, अमाउंट क्रेडिट में आपका क्रेडिट साइड पैसा पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड एंट्रीज को। हमारी सेकंड एंट्रीज में क्या दे रखा है, तो सेकंड एंट्रीज में मिस्टर राकेश शर्मा परचेज ऑफिस डेस्क, यानी कि राकेश शर्मा क्या कर रहे हैं, एक ऑफिस डेस्क परचेज कर रहे हैं 4,000 में इन कैश में। ऑफिस स्टूल फोर 3,500 रुपए में, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक ऑफिस स्टूल खरीदा और एक ऑफिस डेस्क खरीदी है। कितने पैसे में खरीदी है, ऑफिस डेस्क हमारी 4,000 में, ऑफिस स्टूल हमारा 3,500 रुपए में। तो हम सेकंड एंट्रीज को इसमें देख के चलेंगे। तो 2/4/2024 की एंट्री है, ऑफिस डेस्क डेबिट जो कितने का है, 4,000 का। ऑफिस डेस्क और ऑफिस स्टूल दोनों आने वाली चीजें हैं, तो डेबिट में जाएंगी। ऑफिस स्टूल कितने का, हमारा 3,500 रुपए का। इस एंट्री को आप एक साथ भी बना सकते हो या फिर इस एंट्री को एक एक आइटम की अलग भी बना सकते हो। कैश क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों के पैसों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ पैसा आ जाएगा हमारा 7,500। इसके बाद हम इसमें अपनी थर्ड एंट्री देखेंगे, जिसमें बोल रहा है मिस्टर राकेश शर्मा ओपन बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा बाई डिपॉजिटिंग 50,000 इन कैश, यानी कि राकेश शर्मा ने क्या किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक अकाउंट ओपन किया है और वो क्या कर रहा है, बैंक में अपने पैसे जमा कर रहा है 50,000 रुपए। तो इस एंट्री को देख के चलते हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि क्या किया है, यहाँ पे डेबिट किया है, सॉरी पॉइंट हमारा बड़ा हो गया, इस पॉइंट को छोटा करते हैं और इसको रेज करते हैं। तो क्या था, मिस्टर राकेश शर्मा ने क्या किया था, बैंक में पैसे जमा किए थे और बैंक अकाउंट ओपन किया था। तो बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि पैसे पाने वाली हो गई, तो डेबिट में जाएगी। कितने रुपए जमा किए थे, 50,000 रुपए, तो ये डेबिट हो गया। टू कैश हम पैसा जमा कर रहे हैं, जाने वाली चीज हो गई, तो ये क्या हो गया, हमारा क्रेडिट होगा और यहाँ पे उसके पैसे आ जाएंगे। आगे देखते हैं हमारी थर्ड एंट्रीज को, फोर्थ एंट्रीज को हमारी को। फोर्थ एंट्री में क्या बोल रहे हैं, मिस्टर राकेश शर्मा परचेज स्टेशनरी इन कैश 2,000, यानी क्या कर रहे हैं राकेश शर्मा, इसमें 2,000 रुपए में स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं। तो स्टेशनरी क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंसेस हमेशा हमारे डेबिट होती हैं और इनकम क्या होती है, हमारी हमेशा क्रेडिट होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है,
स्टेशनरी परचेस कर रहा है तो स्टेशनरी क्या हो जाएगी हमारी, डेबिट हो जाएगी। कितने की परचेस की थी, 2000 की। किसके थ्रू, कैश में कर रहे हैं हम, कैश दिया था हमने उसको, तो कैश हमारे 2000 रुपये ये आ गए। उसके बाद हम अपनी अगली एंट्रीज को देख के चलेंगे। अगली एंट्री में क्या बोल रहे हैं, जो एंट्री हमारी 5th नंबर की एंट्री है, जो 5/4/2024 की एंट्री है। राकेश शर्मा परचेज अ टैबलेट वर्थ 5000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम टेक वर्ल्ड। यानी कि क्या किया है यहाँ पे, राकेश शर्मा ने 5000 रुपए में एक टैबलेट परचेज की है, और वो क्या है, क्रेडिट की है यहाँ पे, यानी कि कैश नहीं है, यहाँ क्रेडिट है। तो इसको देख के चलते हैं एंट्री कैसे बनेगी। हमने यहाँ पे कैश नहीं किया है, सिर्फ क्रेडिट किया है, तो टैबलेट जो आने वाली चीज है उस आइटम का नाम लिख लिया। कितने में खरीदी थी, 5000 में खरीदी है। अब क्या किया था हमने, इस आइटम को उधार खरीदा है टेक वर्ल्ड से। तो क्या होगा, टेक वर्ल्ड का यहाँ पे नाम आ जाएगा। टेक वर्ल्ड क्रेडिट क्यों है, क्योंकि टेक वर्ल्ड जो है वो देने वाला है और हम पाने वाले हैं, तो हमने अपने नाम की जगह पे टैबलेट लिख दी और सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख दिया। कितने पैसे थे, 5000 रुपये। इसी तरीके से हम अपनी 6 एंट्रीज को देख के चलेंगे। 6 एंट्रीज में राकेश शर्मा क्या बोल रहे हैं, 6 एंट्रीज में राकेश शर्मा विदड्रॉ 10,000 फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या किया है, राकेश शर्मा ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 10,000 विदड्रॉ की है। तो इसमें देखते हैं, पहले इसको हटाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा। अब कैश यहाँ पे हमारे डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हम कैश को ले रहे हैं, कैश हमारे पास आने वाली चीज है। और बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट क्यों हो गई, क्योंकि ये बैंक हमें देने वाली है, जो जिसने हमें पैसे दिए हैं। दोनों में पैसे चले जाएंगे 10,000। इसी तरीके से हमारी अगली एंट्रीज बनेंगी। अगली एंट्रीज को देखते हैं, हमारी 6 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। टोटल एंट्रीज हमारे पास 7 है, 9 एंट्रीज हैं टोटल हमारे पास। तो हम उसके बाद 7th एंट्रीज को देख के चलेंगे। राकेश शर्मा पेड 5000 इन कैश टेक वर्ल्ड, यानी टेक वर्ल्ड से हमने क्या किया था, एक टैबलेट को परचेज किया था 5000 में। तो उन पैसों को अब क्या कर रहा है, राकेश शर्मा दे रहा है टेक वर्ल्ड को। तो जब पैसे पेमेंट कर रहा है तो कैसे एंट्री बनेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेक वर्ल्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ पे टेक वर्ल्ड अब हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, वो पाने वाले व्यक्ति हो गया। तो 55,000 हमारे क्या हो गए, डेबिट हो गए। कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, हम पेमेंट कर रहे हैं, अपने नाम की जगह पे कैश लिखेंगे, तो इस जगह पे हमारे 5000 रुपये क्रेडिट में चले गए। अगली एंट्री देखते हैं हम 8 तारीख की। 8 तारीख की एंट्री में हमारा क्या बोल रहा है राकेश, इसमें बोल रहे हैं राकेश, 8 तारीख की एंट्री है, मिस्टर राकेश शर्मा रिसीव्ड अ बिल 4500 फ्रॉम प्रिंट हब स्टेशनरी। यानी कि क्या किया यहाँ पे, मिस्टर राकेश शर्मा ने एक बिल रिसीव किया है, जो कितने का, 4500 का। फ्रॉम किससे, प्रिंट हब से, फॉर स्टेशनरी के लिए, यानी कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्टेशनरी परचेस किया। तो ये एंट्री कैसे बनेगी, देखो स्टेशनरी वाली एंट्री हमारे पास फिर से आ गई। यानी कि स्टेशनरी क्या हमारा एक एक्सपेंसिव है, तो जैसे हमने पहले बनाई थी एंट्री, स्टेशनरी क्या होगी हमारी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्रेडिट कौन हो गया, प्रिंट हब हो गया। यहाँ पे प्रिंट हब आएगा, एक मिनट चेक करता हूँ, यहाँ प्रिंट हब ही था या दूसरा नाम था, हाँ यहाँ प्रिंट हब आएगा, क्योंकि हमने क्या किया था, प्रिंट हब से ही स्टेशनरी परचेज किया। तो ये एंट्री हमारी क्या रहेगी। 8वीं एंट्री में क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रिंट हब अकाउंट। यानी कि क्या कर रहे हैं, प्रिंट हब से हमने स्टेशनरी परचेज कर रही थी, स्टेशनरी क्या हो गई हमारी, एक्सपेंसेस हो गई। और खरीदा किससे, प्रिंट हब से खरीदा है, यानी कि प्रिंट हब देने वाला हो गया, स्टेशनरी आने वाली चीज हो गई। तो प्रिंट हब हमारा क्रेडिट और स्टेशनरी हमारी डेबिट हो जाएगी। अगली एंट्रीज को देख के चलेंगे, जो कि हमारी फाइनल एंट्रीज है, 9 तारीख की एंट्रीज। इस एंट्री में क्या है, मिस्टर राकेश शर्मा विदड्रॉ 4000 फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल यूज। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे था, 6 एंट्रीज में मिस्टर राकेश शर्मा विदड्रॉ 10,000 फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 4000 फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है। लेकिन इस एंट्री में क्या था, इस एंट्री में वो पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाल रहा था, वो बिजनेस के लिए पैसे निकाल रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या एंट्री बनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी आपकी, जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो उस जगह पे हमारी ड्राइंग आ जाती है। और अगर हम पर्सनल यूज के लिए पैसे नहीं निकालते तो वहां पे हमारा कैश रहता है।
तो इसमें हमने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाला है, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे कि यहाँ बनी हुई है, ड्रॉइंग हमारा डेबिट है, पैसे निकाल रहे हैं हम, टू बैंक, बैंक क्या हो गया, मैं देने वाली हो गई, बीइंग कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं। इनमें से लेजर कैसे बनाएंगे, तो जो लैपटॉप है ये क्या है, हमारा एक अकाउंट्स है। जो भी अकाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लेजर होते हैं। जनरल एंट्री में जब हम किसी लेजर को एक बार काउंट कर लेते हैं, उस लेजर को हम दोबारा से काउंट नहीं करते हैं। तो हम आज की एंट्री में देखेंगे कि हमारी इस एंट्री में टोटल कितने लेजर हैं। सबसे पहले हम लेजर्स को काउंट करते हैं। पहला हमारा लेजर था लैपटॉप, सेकंड लेजर कैश, दूसरा हमारा हो गया ऑफिस डेस्क, थर्ड हो गया ऑफिस स्टूल। अब कैश जो था ये हमने क्या कर लिया, पहले काउंट कर लिया। तो जो लेजर एक बार क्रिएट कर लेते हैं हम, उस लेजर को दोबारा से क्रिएट नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा बैंक लेजर हो गया, ये कौन सा हमारा, फिफ्थ है। सिक्स हमारी स्टेशनरी, सेवेंथ हमारी टैबलेट हो गई। उसके आगे देखते हैं हमारे कितने लेजर है नीचे, इसको इरेज करते हैं। इसमें हमारा टैबलेट हो गया, जो कौन सा था हमारा, सेवेंथ नंबर का था, सेवन। उसके बाद कैश इसमें हो गया, बैंक हो गया, हमारे पास टैग वर्ल्ड है, टैग वर्ल्ड हमारे पास हो गया, स्टेशनरी हमारे पास हो गई, प्रिंट हो गया, ये हमारा नाइन्थ है, और टेंथ हमारा ड्राइंग्स होगा। तो टोटल कितने लेजर्स है हमारे पास, 10 लेजर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 10 लेजर्स के अकाउंट बना के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लैपटॉप का अकाउंट बनाएंगे, जो कि फर्स्ट एंट्री में है हमारा लैपटॉप का अकाउंट। सबसे पहले हम लैपटॉप का अकाउंट बना के देखते हैं लेजर किस तरीके से इसका क्रिएट होगा। लैपटॉप अकाउंट का टॉप का लेजर है, इस तरीके से है। यहाँ जिस लेजर को हम क्रिएट करते हैं उसका नाम लिखते हैं, और इसमें हमारी 4 चीजें चलती है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट डेबिट। फिर उसके बाद हमारे पास 4 कॉलम और बनते हैं, जिसमें सेम डेट रहती है, पर्टिकुलर रहता है, लेजर फोलियो रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। यानी कि राइट साइड क्या रहता है हमारा, अमाउंट डेबिट रहता है, और लेफ्ट साइड क्या रहता है हमारा, अमाउंट क्रेडिट रहता है। तो जैसा कि हमने लैपटॉप का लेजर क्रिएट कर रहे थे, तो लैपटॉप की जो एंट्री थी, यानी कि फर्स्ट हमारी एंट्री थी, वो क्या थी कि राकेश शर्मा ने उसमें क्या किया था, एक लैपटॉप परचेज किया था, कितने में, 18,000 में, इन कैश में था। तो जो एंट्री बनी थी वो क्या बनी थी हमारी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश बनी थी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लैपटॉप क्या था हमारा डेबिट था, और कैश क्या था हमारा क्रेडिट था। जब हम लैपटॉप का लेजर बना रहे हैं, तो जब हम किसी लेजर को बनाते हैं, जिस पर अकाउंट का हम लेजर बनाते हैं, उस अकाउंट के हम कभी भी लेजर के अंडर नहीं लिखते हैं। यानी कि लैपटॉप जो है वो इस लेजर के अंदर नहीं लिखा जाएगा कहीं भी। यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो अपोजिटर है उसका नाम लिख के चलेंगे, और अपोजिट में कौन था, कैश था। अब क्या होता है लेजर के अंदर, क्रेडिट जो होता है वो डेबिट हो जाता है, और डेबिट जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश हमारा क्या था, क्रेडिट था। अब कैश क्रेडिट था, तो कैश कहाँ आ गया हमारा, डेबिट साइड आ गया, किधर आ गया, डेबिट साइड। अगर कैश डेबिट साइड होता तो फिर किधर आ जाता, क्रेडिट साइड आ जाता, लेकिन हमारा कैश यहाँ पे क्या था, क्रेडिट साइड है, इस वजह से क्या हुआ, कैश डेबिट साइड आ गया। और इसके पैसे कितने थे, 18,000। जब डेबिट साइड कोई भी चीज लिखी जाती है तो वो हमेशा टू के साथ लिखी जाती है, और जब क्रेडिट साइड लिखी जाती है तो हमेशा वाई के साथ लिखी जाती है। इसमें क्या हुआ, हमने देखा था लैपटॉप की जो एक एंट्री थी जिसमें लैपटॉप परचेज कर रहा था, तो हमारे पास 9 एंट्री थी। 9 एंट्री में से हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री थी लैपटॉप की, और उसका अपोजिटर कौन था, कैश था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैश को उतार लिया। कैश के कितने पैसे थे टोटल, कैश के यानी कि 18,000 थे, वो हमने उसके सामने लिख दिए। जो लैपटॉप के सामने जो पैसे थे हमारे, यानी कि क्रेडिट डेबिट में जो दोनों पैसे थे वो सेम थे, कैश था हमारा, तो हमने पैसा लिख दिया इसमें। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा लेजर के अंदर अमाउंट लिखा गया है, उस अमाउंट को क्या करते हैं, टोटल में उतारते हैं। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो टोटल में उतरेगा, अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो टोटल में उतरेगा। यानी कि डेबिट और क्रेडिट में से दोनों साइड से जिधर साइड का अमाउंट बड़ा हुआ, उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, टोटल में उतार के चलते हैं। उसके बाद हमारे निकलता है बीडीसीडी। बीडीसीडी हमारा कैसे निकलता है कि जिस साइड का अमाउंट हमारा छोटा होगा, उस अमाउंट को हम टोटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जिधर साइड हमारा अमाउंट छोटा होता है उधर साइड जाती है हमारी सीडी।
और जिधर साइड हम अमाउंट हमारा बड़ा होता है उधर साइड जाती है बीडी। बीडी हमेशा आपकी टोटल से नीचे रहती है और सीडी हमेशा आपके टोटल से ऊपर रहती है। बीडी क्या रहेगी, हमेशा नीचे रहेगी और सीडी हमेशा टोटल से ऊपर रहेगी। जिधर साइड बीडी आएगी, जिधर साइड सीडी आएगी, उसके साइड को देखते हैं कि वो क्रेडिट साइड है या फिर डेबिट साइड है। अब जैसे कि इधर साइड बीडी आई है तो ये किधर साइड है, डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड आई है तो डेबिट साइड हम किसके थ्रू लिखते हैं, टू के थ्रू। और क्रेडिट साइड हम किसके थ्रू लिखते हैं, वाई के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीडी को जब लिखेंगे तो टू वैलेंस बीडी करके लिखेंगे। और जब टोटल के इधर साइड क्रेडिट साइड हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं था, जीरो था एक तरीके से, तो क्या किया हमने यहाँ पे सीडी को ऊपर ले लिया। और जब सीडी क्रेडिट साइड आई है तो किसके साथ लिखी जाएगी, वाई के साथ। तो यहाँ लिखेंगे वाई बैलेंस सीडी। इसको हम और अच्छे से कैश वाले लेजर में समझेंगे, जिसमें हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड हमारे क्या है, अमाउंट है। जिसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि बीडी कैसे जाती है और सीडी किस तरीके से लिखी जाती है। इसी तरीके से हमारा अगला है ऑफिस डेस्क का अकाउंट। अब ऑफिस डेस्क में क्या हुआ था, कैश हमारा वहां पे क्रेडिट था, तो इसमें क्या हो गया, कैश हमारा डेबिट साइड आ गया, यानी कि क्रेडिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। यहाँ पे भी क्या है, इधर साइड अमाउंट हमारे पास जीरो था, तो इस वजह से इधर डेबिट में हमारी बीडी आ गई और क्रेडिट में हमारी सीडी चली गई। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना था, 4,000 रुपये। और जो बीडी थी वो हमारी कितनी निकली, 4,000 निकली। यानी कि इसमें क्या था, सिर्फ एक ही अकाउंट था ऑफिस डेस्क का, दूसरा अकाउंट नहीं था, यानी कि दूसरी एंट्री नहीं थी डेस्क की, सिर्फ एक ही एंट्री थी। उससे अगला देख के चलते हैं। इसमें कि क्या है, ऑफिस टेबल है, ऑफिस स्टूल। ऑफिस स्टूल का भी हमारे पास एक ही एंट्री थी, ऑफिस स्टूल की भी हमारे पास एक ही एंट्री थी। तो इसमें भी क्या होगा, एक ही बार आएगा। कैश हमारे क्या था, क्रेडिट था। प्राइस जो थे उसके 3500 रुपए थे। टोटल में 3500 रुपए आ गए दोनों साइड। और बीडी जो आएगी वो किधर आएगी, डेबिट साइड, क्योंकि क्या है, डेबिट साइड हमारा अमाउंट बड़ा है और क्रेडिट साइड हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब देखो दोस्तों, मैं जैसा कि कैश के लेजर में समझाने की बोल रहा था, उसी तरीके से हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर आया है। अब देखो इसमें क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लेजर में यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री थी, जो कब की थी, 3/4 की एंट्री थी, यानी कि 3/4/2024 की एंट्री थी। इसमें क्या हो रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो कैश क्या था हमारा, क्रेडिट था। यानी कि हम क्या कर रहे थे, बैंक में 50,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जब कैश क्रेडिट हो गया तो हमारा डेबिट साइड आ गया, तो हमने डेबिट साइड क्या किया, 50,000 को उतार लिया। अब हम 6 तारीख को क्या कर रहे थे, हम बैंक से पैसे निकाल रहे थे, कितने रुपए, 10,000। तो यहाँ पे कैश हो गया था हमारा क्या, डेबिट। अब देखो बैंक का नाम नहीं आएगा, बैंक हमारा भले ही डेबिट क्रेडिट किसी भी साइड हो, लेकिन हम उसके अपोजिटर का नाम लिख के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश हमारा इस जगह पे तो क्रेडिट था इसलिए डेबिट में आ गया। अब इस जगह पे डेबिट था तो क्रेडिट में आ गया, यानी कि क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है हमारा। तो इसमें कितने पैसे निकाले थे हमने, 10,000 निकाले थे। तो इसमें क्या हो गया, 10,000 कैश क्रेडिट हो गया। उसी तरीके से फिर क्या किया था, 9/4/2024 को हमने क्या किया था, एक ड्राइंग के लिए पैसे निकाले थे, यानी कि पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले थे, जो ड्राइंग करके एंट्री बनाई थी हमने, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक था, इसमें भी हमने 4,000 निकाले थे। अब देखो, अब इसमें देख के चलते हैं कि हमारा जो पैसा है वो किधर साइड बढ़ा है। तो हम देखेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो डेबिट साइड बढ़ा है और क्रेडिट साइड अमाउंट हमारा क्या है, छोटा है। हम 10,000 और 4,000 को प्लस करेंगे तो कितना बैठेगा, 14,000 आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा अमाउंट किधर का बड़ा है, डेबिट का। तो जिधर साइड का अमाउंट बड़ा होता है उस अमाउंट को टोटल में लिखते हैं, चाहे वो क्रेडिट का बड़ा हो या फिर डेबिट का बड़ा हो, और वो कहाँ लिखा जाएगा, टोटल में लिखा जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास छोटा होता है उसको क्या करते हैं, टोटल में से माइनस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितने थे, 14,000 थे। इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस करके चलेंगे, और जब माइनस करेंगे तो हमारे पास पैसा कितना आएगा, 36,000। अब 50,000 में से जब -14,000 हुआ तो 36,000 आया। अब ये बीडी हमारी किधर साइड आएगी, तो बीडी हमारी उस साइड आएगी जिस साइड का अमाउंट हमारा बड़ा होगा। तो बड़ा अमाउंट हमारे किधर का था, डेबिट साइड का, इसलिए क्या हुआ, बीडी हमारी डेबिट साइड आ गई। और जिधर साइड का अमाउंट छोटा था उधर साइड क्या जाएगी, हमारी सीडी जाएगी। अब बीडी किधर जाती है,
जिधर साइड का अमाउंट बड़ा होता है सीडी किधर जाती है, जिधर साइड का अमाउंट छोटा होता है। बीडी हमेशा टोटल से नीचे जाती है और सीडी हमेशा टोटल से ऊपर जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं आपके लिए छोटे छोटे स्टडी टिप्स शेयर करता रहता हूँ। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आप सभी के लिए नोट्स और अपडेट्स डालता रहता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेशनरी स्टेशनरी का भी अकाउंट देख लेना एंट्री के हिसाब से। इसमें कैश क्रेडिट है और प्रिंट है क्रेडिट है, क्योंकि इन दोनों से क्या किया गया था, हमने स्टेशनरी को परचेज किया था। दोनों के अमाउंट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे टोटल 6500 आ जाएगा। बीडी हमारी इधर साइड आ जाएगी, सीडी में हमारे पास कुछ नहीं है, जीरो है एक तरीके से। टोटल में 65 लिखा गया। इधर साइड के आगे टोटल से ऊपर हमारी सीडी आ गई और टोटल से नीचे इधर हमारी बीडी आ गई। उसके बाद अगला लेजर है हमारे पास टैबलेट का। टैबलेट हमने टू टैग वर्ल्ड से क्या किया था, परचेज किया था। 50,000 में परचेज किया था। पैसे उसको हमने दिए नहीं थे, उधार खरीद रहे थे। तो क्या हुआ, 50,000 नहीं, 5,000। टोटल में हमारे 5,000 आ गए दोनों साइड। इधर साइड हमारे पास जीरो था, तो इधर बाई सीडी चली गई टोटल से ऊपर। और इधर क्या आ जाएगा, टोटल से नीचे हमारी पीडी आ जाएगी टू के साथ और इधर बाई के साथ। उसके बाद अगला लेजर देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगला लेजर है हमारे पास टैग वर्ल्ड का। टैग वर्ल्ड से क्या किया था हमने, यहाँ पे पैसा दिया था, क्योंकि टैग वर्ल्ड से हम क्या कर रहे थे, टैबलेट खरीद रहे थे। अब उसको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पैसे दे रहे हैं। तो सबसे पहले जब टैग वर्ल्ड को पैसा गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, यानी कि हम पैसे दे रहे हैं। तो ये किधर साइड आ जाएगा, कैश हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या था, टैग वर्ल्ड से टैबलेट परचेज की थी, तो टैबलेट क्या थी, हमारी डेबिट थी, और टैबलेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। अब देखो इस लेजर में क्या हो रहा है कि इधर भी 5,000 और इधर भी 5,000, यानी कि दोनों साइड क्या हमारा बैलेंस इक्वल है। ठीक है। जब दोनों साइड बैलेंस इक्वल होता है तो उसमें क्या होता है, बीडी सीडी नहीं आती है, वहां पे हमारा नील हो जाता है, यानी कि वहां हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आती है। उस जगह क्या होगा, हमारा नील होगा। तो इसका अमाउंट क्या हुआ, वो खाता बंद हो गया। टैग वर्ल्ड का खाता क्या हुआ, बंद हो गया, क्योंकि हमने उधार खरीदा था, अब यहाँ पे उसको पेमेंट कर दिया। दोनों साइड हमारा अमाउंट इक्वल आ गया, तो इस जगह पे उसका अमाउंट नील हो गया। ठीक है। उसके बाद चलते हैं कैश के अकाउंट पे। कैश में क्या है, टू बैंक, यानी कि बैंक से क्या किया था हमने, पैसे निकाले थे 10,000 रुपये। बाकी के उसके अलावा लैपटॉप के लिए हमने चेक दिया था, यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे थे। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक था, तो यहाँ हमने पेमेंट किया था। तो ये आ गया लैपटॉप हमारा, डेबिट था, क्रेडिट आ गया। ऑफिस डेस्क ऑफिस स्टूल, इसको भी हम कैश के थ्रू दे रहे थे, तो क्या हुआ इसमें, ये भी हमारा डेबिट साइड थे, दोनों की दोनों क्या होंगे, क्रेडिट साइड आ जाएंगे। बैंक में क्या कर रहे थे हम, पैसे जमा कर रहे थे। बैंक क्या हो गई, हमारी डेबिट हो गई, यहाँ पे भी ये क्रेडिट में आ गई। स्टेशनरी परचेज कर रहे थे 2,000 में कैश से, स्टेशनरी हमारी डेबिट थी, क्रेडिट आ गई। टेक वर्ल्ड को 5,000 रुपए दिए थे, ये भी हमारा डेबिट था, किधर आ गया, क्रेडिट आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड के अमाउंट को प्लस करके चलेंगे और देखेंगे किधर का अमाउंट बड़ा है। तो इधर का अमाउंट छोटा है, और जब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, इधर का अमाउंट हमारा बड़ा आएगा। तो बड़े अमाउंट को हम क्या करेंगे, टोटल में लिख के चलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जिस साइड का अमाउंट छोटा होगा उस साइड के अमाउंट को इसमें से माइनस करेंगे। तो इधर का 10,000 क्या था हमारा, छोटा अमाउंट था, इधर का 82,500 था। जब 10,000 को माइनस किया तो बीडी हमारी कितने की निकली, 72,500 की। जिधर साइड अमाउंट बड़ा होता है उधर साइड टोटल से नीचे बीडी जाती है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ एक गलती हो रखी है, यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका बाई, क्योंकि ये क्या है, क्रेडिट साइड है, और जब क्रेडिट साइड जाता है तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। और इधर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे बाई है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा अगला लेजर देखते हैं, हमारा आगे का लेजर कौन सा है, ये हमारा 8th लेजर है ना, हमारा 9th लेजर और 10th लेजर रह गए हैं। जो कि अगला लेजर हमारा टेक हब प्रिंट हब का है।
तो उस लेजर को देख के चलते हैं। ये हमारे लास्ट लेजर है। एक प्रिंट था। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई स्टेशनरी इससे परचेज करी थी क्योंकि स्टेशनरी डेबिट थी, हमारा क्रेडिट हो गया। इधर साइड कुछ भी पैसा नहीं है क्योंकि अभी प्रिंट आपको हमने कोई भी पैसा नहीं दिया है, तो इधर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही एंट्री थी इसकी। इधर टोटल में अमाउंट लिख लिया दोनों में। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ भी देखो टू नहीं होगा, यहाँ वाई होगा क्योंकि क्रेडिट साइड का पैसा हमारा बड़ा है। और ये टोटल से नीचे आ जाएगी बीडी, और इधर सीडी क्या होगी हमारी, टोटल से ऊपर चली जाएगी। ड्राइंग का लेजर जो फाइनल लेजर है हमारा, अकाउंट, इस अकाउंट को देख के चलते हैं। टू बैंक, इससे क्या किया हमने, बैंक से पैसे निकाले थे, बैंक देने वाली थी, क्रेडिट थी, डेबिट साइड आ गई। टोटल हमने 4,000 रुपये निकले। इधर साइड क्या होगी हमारी, बीडी आ जाएगी क्योंकि इसमें हमारा डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा था और क्रेडिट साइड अमाउंट हमारा जीरो था, कुछ भी नहीं था, इधर अमाउंट छोटा था, तो इधर टोटल से नीचे हमारे ऊपर, नीचे नहीं टोटल से ऊपर हमारी क्या चली गई, सीडी चली गई। ठीक है, लेजर आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम देख के चलेंगे ट्रायल बैलेंस। इसमें हमारा अब अगला जो अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस है। हम एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कितने अकाउंट्स बना के चल रहे थे, हम 5 अकाउंट बना के चल रहे थे। सबसे पहले जनरल एंट्री, उसके बाद लेजर, फिर हमारा है ट्रायल बैलेंस। अब देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हमारे 3 कॉलम होते हैं। एक पर्टिकुलर होता है और एक हमारा अमाउंट डेबिट होता है, एक अमाउंट क्रेडिट होता है। अब इसमें क्या करते हैं, हम उन सारे आइटम्स के नाम लिखते हैं, यानी कि उन सारे अकाउंट्स के नाम लिखते हैं जो अकाउंट हमने बनाए, यानी कि जो लेजर बनाए हमने। हमने लैपटॉप का लेजर बनाया था, ऑफिस डेस्क का लेजर बनाया था, स्कूल का बनाया था, बैंक का बनाया था, स्टेशनरी, टैबलेट। इस तरीके से हमारे पास कितने लेजर थे, टोटल 10 लेजर थे। ठीक है, अब देखो ये जो पैसा आया है, ये पैसा कौन सा है, जो हमने लेजर बनाया था लैपटॉप का, उसमें जो बीडी आई थी, वो बीडी हमारी किधर साइड आई थी, डेबिट साइड आई थी। तो जो डेबिट साइड आई थी, यहाँ पे क्या पैसे लेके जाएंगे, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में, यहाँ वो पैसे लेके जाएंगे जो बीडी आई होगी हमारी। क्या आई होगी, बीडी। हम सीडी का पैसा नहीं लिखाएंगे, ना टोटल का पैसा लिखाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बीडी का पैसा। कौन सा पैसा लिखेंगे, बीडी का। इस चीज को ध्यान रखना। और बीडी को हम देख के चलेंगे कि वो डेबिट साइड है या फिर क्रेडिट साइड है। लैपटॉप के अकाउंट में, यानी कि इस लेजर में क्या हुआ था, हमारे पास बीडी जो आई थी वो डेबिट साइड आई थी, कितने रुपए की, 18,000 की। ठीक है, ऑफिस डेस्क में भी हमारे पास बीडी आई थी, वो डेबिट साइड आई थी 4,000 की। ऑफिस स्टूल में भी हमारे पास 3,500 रुपए की बीडी आई थी, वो भी डेबिट साइड थी। बैंक में भी हमारे पास 36,000 की बीडी आई थी, वो भी डेबिट साइड थी। स्टेशनरी में हमारे पास 6500 रुपए की बीडी आई थी, वो भी डेबिट साइड थी। टैबलेट में 5,000 की बीडी आई थी, वो भी हमारी डेबिट साइड थी। और टैग वर्ल्ड क्या हो रहा था, हमारे पास नील हो रहा था क्योंकि यहाँ पे क्या था, 5,000 रुपए उसको पेमेंट कर दिए गए थे। यानी कि 5,000 का उससे टैग वर्ल्ड से टैबलेट खरीदा गया था, और 5,000 रुपए फिर टैग वर्ल्ड को वापस, यानी कि पेमेंट कर दिया गया था उसको। तो यहाँ क्या हो गया था, जीरो हो गया था दोनों साइड। तो जब जीरो हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कैश। कैश की जो बीडी आई थी वो हमारी बीडी आई थी क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट किधर साइड आई थी, क्रेडिट साइड 82,000। उसमें से माइनस किए थे हमने 10,000, तो हमारे कितने बचे थे, 72,500। ठीक है, प्रिंट हब है। प्रिंट हब की हमारी बीडी किधर साइड आई थी, ये भी हमारी क्रेडिट साइड साइड आई थी। और ड्राइंग जो आई थी हमारी वो डेबिट साइड आई थी। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों साइड के अमाउंट को टोटल करके करके चलेंगे। क्या करेंगे इसमें, हम दोनों साइड के अमाउंट को टोटल करके चलेंगे। ठीक है, दोनों साइड के अमाउंट को जब हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पे टोटल में डेबिट और क्रेडिट साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जब हम इधर के अमाउंट को टोटल करेंगे तो 77,000 आएगा, और इधर के अमाउंट को भी इक्वल करेंगे तो 77,000 आएगा। जब ये हमारा ट्रायल बैलेंस का अमाउंट इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब है कि जो हमने लेजर्स बनाए थे वो लेजर्स हमारे क्या है, सही है। अगर ये अमाउंट इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो लेजर्स हमारे गलत हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ अमाउंट गलत आएगा तो हम लेजर्स को चेक करेंगे। ये चीज जब हम रजिस्टर पे बनाते हैं पांचवें अकाउंट्स को, तब देख के चलते हैं। टैली में जब हम ये सारी चीजें एंट्रीज वगैरह डालेंगे, तो वहां पे हमें सिर्फ लेजर और जनरल एंट्री बनानी पड़ते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बन जाता है, बैलेंस शीट भी आपकी बन जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस भी बन जाती है। ये मैं आप लोगों को
रजिस्टर के लिए समझा रहा हूँ कि अगर आप कभी लोग रजिस्टर पे लिखो तो किस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, लेजर्स कैसे बनेंगे और आपके बैलेंस शीट कैसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, तो उस चीज के लिए सारे के सारे आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर होते हैं, अमाउंट डेबिट होती है, फिर पर्टिकुलर होता है, फिर अमाउंट क्रेडिट होता है। यानी कि दो साइड होती है इसमें, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो, परचेज जो होती है वो हमारी हमेशा डेबिट होती है, सेल्स जो होती है वो हमारी हमेशा क्रेडिट होती है। और परचेज में से परचेज रिटर्न यानी कि माल वापस आ रहा है तो वो क्या होगा, उसमें से माइनस होगा। ठीक है, और सेल्स रिटर्न अगर वापस आ रहा है तो वो उसमें से माइनस होगा। तो ये क्या होता है हमारा हमेशा, परचेज डेबिट साइड आएगी, परचेज रिटर्न डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट डेबिट साइड आएगी और सेल्स रिटर्न हमारी क्रेडिट साइड आएगी। सॉरी, मैं गलत बोल गया, सेल्स हमारी क्रेडिट साइड आएगी और सेल्स रिटर्न भी हमारी क्रेडिट साइड आएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है टोटल, दोनों साइड क्या लिखा जाता है हमारा, टोटल। ठीक है, और इस टोटल में जो अमाउंट आता है हमारा, वो अमाउंट आता है कि हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा था या डेबिट साइड का अमाउंट। जिधर साइड का भी अमाउंट बड़ा होता है उसको क्या करते हैं, टोटल में लिख देते हैं और दोनों साइड लिख के चलते हैं, जैसा कि हम लेजर्स में लिख लेते हैं। उसके बाद जिधर साइड का अमाउंट हमारा छोटा होता है उस अमाउंट को क्या करते हैं, हम टोटल में से माइनस करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, जिधर साइड का हमारा अमाउंट छोटा होगा उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस करके चलेंगे, चाहे हमारा परचेज का अमाउंट छोटा हो या फिर सेल्स का अमाउंट छोटा हो। जब हम माइनस करेंगे और हमारी यहाँ परचेज मान लो 4,000 की हुई और सेल्स हमारे पास 2,000 की हुई, तो क्या हो रहा है हमारे पास, इधर का अमाउंट छोटा है तो हम 4,000 में से क्या करेंगे, 2,000 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि 4,000 का हमने आइटम खरीदा था, बेका कितने का है, सिर्फ 2,000 का। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस। और जब लॉस होता है तो ग्रॉस लॉस बीएफ जो आता है वो उधर साइड आता है जिधर साइड हमारी परचेस होती है, यानी कि डेबिट साइड। लॉस हमेशा हमारा बीएफ डेबिट साइड जाता है टोटल से नीचे, और ग्रॉस लॉस सीएफ जाता है हमारा टोटल से ऊपर क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से यहाँ हमने 4,000 का माल खरीदा था और यहाँ हम उस माल को 20,000 का बेच देते, या फिर मान लो यहाँ 10,000 का इस माल को बेच देते, तो क्या होता, हमारे पास प्रॉफिट हो जाता। और जब प्रॉफिट होता है तो उल्टा हो जाता है, लॉस की जगह पे प्रॉफिट आ जाता है। और प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड टोटल से नीचे लिखते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट सीएफ को टोटल से ऊपर लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं एक्सपेंसेस। डेबिट साइड एक्सपेंसेस होती है और क्रेडिट साइड हमारी हमेशा इनकम होती है। तो आपने देखा था हमारा जो अकाउंट्स था उसमें हम एक एक्सपेंसेस कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे उसमें, स्टेशनरी परचेज कर रहे थे। तो स्टेशनरी क्या था, हमारा एक खर्चा था, तो उस खर्चे को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख के चलेंगे। तो स्टेशनरी हमने यहाँ पे लिख ली, तो ये कितने रुपए की थी, 6500 रुपए की। यानी कि हमारे पास एक खर्चा हुआ था, यहाँ हमने परचेज सेल्स तो नहीं करी थी अपने अकाउंट्स के अंदर, सिर्फ हमने क्या किया था, एक खर्चा कर दिया था। अब ये देखेंगे कहाँ से, ये हम ट्रायल बैलेंस में से देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ना कोई परचेस है, ना कोई सेल्स है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या है, सिर्फ स्टेशनरी है। ठीक है, तो इस स्टेशनरी को क्या किया हमने, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उतार लिया। अब स्टेशनरी जो थी वो हमारी कितने की थी, 6500 रुपए की। तो इस 6500 रुपए को क्या करेंगे, इसमें लिख के चलेंगे। इनकम हमारे पास नहीं थी, इनकम हमने कुछ भी नहीं की थी। अकाउंट्स के अंदर देखेंगे ट्रायल बैलेंस में तो यहाँ पे हमारी कोई भी इनकम नहीं है। हमारा क्या था यहाँ पे, लैपटॉप हमारा फिक्स्ड एसेट्स था, ऑफिस डेस्क हमारी फिक्स्ड एसेट थी, ऑफिस स्टूल फिक्स्ड एसेट था, टैबलेट हमारी फिक्स्ड एसेट थी। यहाँ हम ये पर्सन था जिससे हमने सामान खरीदा, ये भी एक प्रिंट अप किसके नाम से शॉप थी जहाँ से हमने सामान खरीदा था। ये पर्सनल यूज के लिए पैसा निकला था, ड्राइंग हुई थी, ये कैश है हमारा। तो हमारी यहाँ पे क्या है, कोई भी इनकम नहीं हुई है। जब हमारे पास इनकम नहीं हुई तो हम वहाँ पे कुछ भी नहीं लिख के चलेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर फाइनल में देखते हैं टोटल। तो टोटल में हमारे पास यहाँ यहाँ तक हमारे पास क्या था, जीरो था, इधर साइड भी हमारे पास जीरो था, लेकिन यहाँ पे क्या थे, 6500 रुपए थे, खर्चा हो रहा था तो हमने टोटल में 6500 उतार लिए। उसके बाद देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, नेट लॉस हो रहा है या फिर नेट प्रॉफिट हो रहा है।
तो हमारे पास क्या हो रहा है, इनकम में हमारे पास क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, ना ही इनकम हुई है ना ही कोई सेल्स हुई है। तो इधर क्या है, हमारे पास जीरो पैसा है। इधर साइड क्या थी, हमने परचेज तो खैर कुछ नहीं की, लेकिन एक खर्चा जरूर कर दिया, तो वो कितने का था, 6500 रुपए का। तो हमारा नेट लॉस कितना हो गया, 6500 रुपये। इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये अब इससे आगे हम देखेंगे बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट बना के चलेंगे। तो बैलेंस शीट में हमारा फाइनल अकाउंट है, उसमें हमारी क्या क्या चीजें जाएंगी, ये चीज हम देख के चलते हैं। इसमें भी क्या होता है, आपका बैलेंस शीट में चार साइड होती है आपकी, एक लाइबिलिटीज होती है, एक असेट्स होती है, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये हमारे कितने हो गए, चार कॉलम्स हो गए। इसमें आपके कितने कॉलम रहते हैं, बैलेंस शीट में आपके चार कॉलम्स रहते हैं, एक लाइबिलिटीज, अमाउंट डेबिट, असेट्स, अमाउंट क्रेडिट। इसमें कितनी साइड रहती हैं, आपकी दो साइड रहती हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज में हमारा सबसे पहले जाता है कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल का पैसा होता है उसको लिखा जाता है। उसके बाद जाता है ड्राइंग, ड्राइंग को क्या करते हैं, इसमें से माइनस करके चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ जो टोटल निकल के आता है उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जीरो पैसा था, -4000 रुपये जब हम कैपिटल में से कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास -4000 रुपये आएंगे। अब देखो यहाँ पे कैश, प्रिंट, लैपटॉप, ऑफिस डेस्क, ऑफिस स्टूल, बैंक, टैबलेट और नेट लॉस, नेट लॉस हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इसको आप इसमें से कैपिटल में भेज के इसको माइनस भी कर सकते हो। कॉमर्स में क्या किया जाता है, कैपिटल में से माइनस और प्लस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी टैली प्राइम है वो कुछ इस तरीके से देती है हमें बैलेंस शीट को, तो हम उसी तरीके से बैलेंस शीट को बना के चलेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, नेट लॉस को क्रेडिट साइड लिख देंगे और उसको फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि लैपटॉप जो था वो हमारा इधर कैसे आया, कैश हमारा इधर कैसे आया है। तो जब आप ट्रायल बैलेंस को चेक करोगे तो इसमें भी क्या होता है, आपका बैलेंस शीट में इसमें भी आपका क्रेडिट डेबिट हो जाता है और डेबिट क्रेडिट हो जाता है। तो जो लैपटॉप था वो हमारा किधर था, डेबिट साइड था। और बैलेंस शीट में वो किधर चला जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड चला जाएगा। इसी तरीके से ऑफिस डेस्क क्या थी हमारी, डेबिट थी, किधर आ गई, क्रेडिट आ गई। ऑफिस स्टूल आपका क्या था, डेबिट था, किधर आ गया, क्रेडिट आ गया। बैंक का आपका डेबिट था, किधर आ गया, क्रेडिट आ गया। टैबलेट आपकी क्रेडिट बैंक डेबिट थी, किधर आ गई, क्रेडिट आ गई। टैबलेट क्या थी आपकी, डेबिट थी, इधर किधर आ गई, क्रेडिट आ गई। कैश क्या था आपके पास, डेबिट था, नहीं सॉरी, कैश क्या था आपके पास, क्रेडिट था, किधर आ गया, डेबिट आ गया। प्रिंट अब क्या था आपके पास, क्रेडिट था, किधर आ गया, डेबिट आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों साइड के अमाउंट को प्लस करके चलेंगे, यानी कि जो अमाउंट है क्रेडिट का और डेबिट का, इन दोनों को अलग अलग हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम टोटल में लिख के चलेंगे। जब हम इधर के अमाउंट को प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आया वो 73,000 आया। और इधर के अमाउंट को जब हमने प्लस किया तो कितना आया, ज्यादा आ रहा था। यहाँ पे 0005 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 77,000 हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या करेंगे हम, -4000 को भी माइनस करेंगे, जो कि हमारा ड्राइंग्स का था। कैपिटल हमारे पास थी नहीं तो इसमें से माइनस किया। अब माइनस करने के बाद जो हमारा पैसा आया वो कितना आया, 73,000। बैलेंस शीट में जब हमारे पास अमाउंट दोनों साइड इक्वल आ जाता है, अमाउंट क्रेडिट और डेबिट में, तब जाके आपका पूरा प्रश्न जो होता है वो फाइनल होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन किया था वो सही था। अगर यहाँ पे आपका अमाउंट क्लियर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप ट्रायल बैलेंस में गलती कर रहे हो, या फिर आपका ट्रायल बैलेंस में अमाउंट इक्वल आ रहा है तो आप बैलेंस शीट में उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में गलती कर रहे हो, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी लग रहा है आपको सब कुछ सही है, तो एक बार फिर आपको लेजर चेक करना है कि लेजर में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हमारा ट्रायल बैलेंस सही आ जाता है लेकिन लेजर हमारे फिर भी गलत होते हैं। हम सीखते हैं बिजनेस। बिजनेस हमारे क्या होते हैं टेली प्राइम के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस में कई पार्टी शामिल होती है, जैसे सप्लायर्स जो सामान या रॉ मटेरियल देते हैं, इन्वेस्टर्स जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंसियर्स जो लोन्स या फंड्स देते हैं, बैंक्स जो बैंकिंग सर्विस देते हैं, कस्टमर्स जो गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, एम्प्लॉयज कर्मचारी जो काम करते हैं। ये सब लोग क्या होते हैं, हमारे बिजनेस में शामिल होते हैं।
ये सब मिलकर किसी बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं, यानी कि ये सब लोग मिलते हैं तब क्या होता है, हमारे बिजनेस चलता है। बिजनेस प्रोसेस में कौन कौन शामिल होता है? एक बिजनेस प्रोसेस में पार्टीज एक दूसरे से लेन देन करते हैं, जैसे कस्टमर से पेमेंट लेना, सप्लायर को पेमेंट देना, बैंक से लोन लेना या जमा करना, एम्प्लॉयज को सैलरी देना। टॉपिक है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनके काम के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ सर्विस देती है। सेकंड, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। थर्ड हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो सामान बनाते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था अभी, कितने ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है इसको? 3 ऑर्गेनाइजेशन में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेवाएं देती है, इसमें कोई फिजिकल चीजें नहीं बिकती हैं। एग्जाम्पल, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट्स और सलाहकार। ठीक है, ये सब किसके अंडर आते हैं? हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। इससे आगे देखते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस कैसे होता है। एक सिंपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इसमें कस्टमर होता है जिसको सर्विस दी जाती है, वो पेमेंट्स बिल करता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे समझते हैं इसको और अच्छे से। कस्टमर सर्विस मांगता है, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती है, कस्टमर सर्विस के बदले बिल पेमेंट करता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, कस्टमर था, उसने सर्विस ली थी, फिर उसने पेमेंट बिल किया किसको? ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को। वही चीजें इसमें बताई गई हैं। कस्टमर सर्विस मांगता है, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती है, कस्टमर सर्विस के बदले बिल का पेमेंट करता है। इससे अगला टॉपिक हमारा है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसको इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो देखिए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ सामान खरीदती हैं और बेचते हैं, यानी कि किसी से सामान परचेज किया और फिर उसको क्या करते हैं, सेल्स आउट करते हैं, उन्हें ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनका मेन काम मार्केट से माल खरीदना, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ना, यानी कि कोई भी माल परचेज किया है, क्या करते हैं, फिर उस पर अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, कस्टमर को बेच देते हैं। एग्जाम्पल, किराने की दुकान, कपड़ों की दुकान, बुक स्टोर आदि। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि जैसे कि किराने की दुकान है, वो कोई सामान खरीदेगा, उसको फिर क्या करेगा, कस्टमर को बेचेगा। उसी तरीके से हमारे कपड़े की दुकान है, वो क्या करते हैं, थोक में कपड़ा लेके आते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, कस्टमर को सेल्स आउट करते हैं उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करके। उसके बाद देखते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस, यानी कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस किस तरीके से होता है। कस्टमर डिमांड होती है, ग्राहक को सामान चाहिए, यानी कि जो हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठते हैं उसमें ये देखते हैं कि कस्टमर की डिमांड क्या है। उसके बाद ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन व्यापारी डिमांड देखता है, यानी कि व्यापारी जो है वो डिमांड देखता है। इन्वेंट्री बेस्ड ऑन अ कस्टमर डिमांड, ग्राहक की जरूरत के हिसाब से स्टॉक रखा जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, जो कस्टमर होता है उसकी जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, हमें स्टॉक रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है अराइवल ऑफ अ स्टॉक, नया स्टॉक मंगाया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, नया स्टॉक मंगाया जाता है। फिर सेल, ग्राहक को सामान बेचा जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें ग्राहक को सामान बेचा जाता है। देखो यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, जैसा कि इसमें एक कस्टमर है, उसने क्या किया, एक डिमांड की है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग क्या किया, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उस सामान को परचेस करेगा और उसकी इन्वेंट्री बनाएगा। इन्वेंट्री मतलब यानी कि जो सामान मंगाया उसको क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉक करके रखेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, सेल्स करेगा किसको, उसी कस्टमर को जिसकी डिमांड थी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करके चलता है। उससे अगला टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो कच्चा माल लेकर उसे फिनिश्ड गुड्स में बदलती हैं, यानी कि एक माल खरीदते हैं वो, मान लो जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर बना रहे हैं वो, जैसे मान लो डेल का एक सिस्टम वो रेडी करेंगे तो वो क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को अलग अलग लेंगे। तो जो पार्ट्स अलग लिए उन्होंने, मदरबोर्ड, प्रोसेसर और उसमें जो आपकी हार्ड डिस्क है, एसएसडी कार्ड है, ये सब क्या है, अलग अलग पार्ट है, उनको सबको मिला के क्या बनता है, एक सिस्टम रेडी होता है। तो वो जो अलग अलग पार्ट है वो हमारे एक तरीके से क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। उसको फिर किस में करेंगे हम, फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स का मतलब यानी कि हम एक कंप्यूटर रेडी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, बिस्किट फैक्ट्री, कार फैक्ट्री,
टेक्सटाइल मिल आदि, यानी कि क्या होता है बिस्किट फैक्ट्री में वो आटा वगैरह मंगाते हैं, शुगर वगैरह मंगाते हैं, उन सबको मिला के फिर क्या करते हैं, एक बिस्कुट को रेडी करते हैं। इनका काम होता है रॉ मटेरियल खरीदना। फिर उसको प्रोसेस करना, नया प्रोडक्ट बनाना, बेचने के लिए तैयार करना, यानी कि सबसे पहले एक रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, काम करने के बाद एक नया प्रोडक्ट रेडी करते हैं, फिर उसको बेचने के लिए रेडी कर देते हैं मार्केट में। उसके बाद देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस। उसके बाद देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस। सबसे पहले इसमें रहता है डिमांड। मार्केट में किसी चीज की डिमांड है, ये देखा जाता है, यानी कि मार्केट में जो डिमांड है वो किस चीज की है, किस प्रोडक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी रॉ मटेरियल से गुड्स बनाती है, यानी कि क्या करती है, एक कच्चे माल से गुड्स बना के चलती है। उसके बाद थर्ड है हमारा इन्वेंट्री प्लानिंग। कितनी क्वांटिटी बनानी है, इसका प्लान होता है, यानी कि हमें हमारा माल मार्केट में कितना जाएगा उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, क्वांटिटी बना के चलते हैं। फोर्थ है हमारे पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल खरीदना, वर्कर्स की सैलरी देने के लिए पैसे मैनेज किए जाते हैं, यानी कि क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके वर्कर की सैलरी देने के लिए पैसे मैनेज किए जाते हैं। फिफ्थ है हमारा मार्केट, तैयार माल मार्केट में भेजा जाता है। सिक्स है हमारा फिनिश्ड गुड्स, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या रिटेलर्स को माल बेचा जाता है, यानी कि इसमें फिर क्या किया जाता है, फिनिश हो जाता है हमारा माल तो उसको रिटेलर्स को या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बेचा जाता है। तो इसका देखते हैं मतलब डिमांड सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है, इसमें इन्वेंट्री प्लानिंग की जाती है। इन्वेंट्री में क्या प्लानिंग कर रहे थे, कितनी क्वांटिटी बनानी है, ठीक है, इसका प्लान होता है। वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल खरीदने, वर्क की सैलरी देने के लिए पैसे मैनेज किए जाते हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल खरीदा गया है वो कितना लगा है हमारा एक प्रोडक्ट में, और जो हमारी मजदूरी लगी है वो कितनी लगी है, तो उसका भी पैसे क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। उसके बाद किया जाता है, इसको फिनिश गुड्स में भेजा जाता है। फिनिश गुड्स के बाद फिर क्या होता है, ये मार्केट में सप्लाई होता है। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जो 6 स्टेप से होके गुजरता है, ठीक है। आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गया होगा। लेजर, ग्रुप्स और बाउचर क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। जब हम टैली में कोई भी लेन देन ट्रांजेक्शन यानी कि करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में आने वाले अकाउंट्स को बनाना होता है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें लेजर बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने फोर्थ लेक्चर में क्या किया था, लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे क्रिएट की जाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें सीखी थी। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हमने लेजर्स क्रिएट किए थे। तो जो अकाउंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लेजर्स बोला जाता है। लेजर क्या होता है, लेजर मतलब किसी खाते का रिकॉर्ड, जैसे कि रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट एक्सेट्रा। ध्यान रखें, जब एक बार कोई लेजर बन गया तो उसी नाम का लेजर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर आप रेंट का लेजर बना चुके हैं तो अगली बार रेंट की एंट्री में वही पुराना लेजर इस्तेमाल होगा, ना कि आप नया लेजर बनाओगे। तो क्या करना है, यहाँ पे हमने जैसा कि लेक्चर नंबर 4 में देखा था, जिसमें हम लेजर्स बना के चल रहे थे, तो हमारे पास टोटल अकाउंट्स कितने थे, 10 अकाउंट्स थे। तो उसमें हमने बताया था कि अगर कोई लेजर यानी कि कोई अकाउंट एक बार काउंट हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, दोबारा से काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि उस एंट्रीज के अंदर हमारा एक अकाउंट था स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी के अकाउंट्स में क्या कर रहे थे, हम 2 बार हमने स्टेशनरी को परचेज किया था, लेकिन अकाउंट कितने बनाए थे स्टेशनरी का, एक ही अकाउंट बनाया था। तो जो एक अकाउंट हमने बना दिया उसी के अंदर क्या होगा, वो दोनों एंट्रीज जाएंगी, ना कि हम स्टेशनरी के अकाउंट बार बार बनाएंगे। तो जिस अकाउंट को हम एक बार बना लेते हैं उस अकाउंट को हम दोबारा से नहीं बनाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, कुछ लेजर पहले से ही बने होते हैं। जैसे कि कैश का लेजर क्या होता है, पहले से क्रिएट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी लेजर पहले से क्रिएट होता है। उसके बाद चलते हैं लेजर किस ग्रुप के अंदर आता है। जब हम कोई लेजर बनाते हैं तो उसे किसी न किसी ग्रुप में रखना होता है। ग्रुप मतलब खातों की श्रेणी, ताकि पता चले कि ये खर्चा है, आमदनी है, असेट्स है या लाइबिलिटी है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। राहुल ने ऑफिस का 2000 रेंट दिया, यानी कि राहुल ने क्या किया है, ऑफिस का 2000 रेंट दिया है। रेंट क्या हो गया, हमारा एक एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए रेंट का लेजर किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एंट्री क्या होगी इसकी, डेबिट रेंट हो गया, क्योंकि रेंट के एक्सपेंसेस जो हमने पढ़ा था कि एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं।
और कैश क्या हो गया हमारे पास, क्रेडिट हो गया, क्योंकि कैश क्या है हमारा, जाने वाला है। तो लेजर रेंट अंडर किसके चला गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, कैश का लेजर नहीं बनाया इस एंट्रीज के अंदर। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कैश का लेजर क्या होता है, पहले से क्रिएट होता है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं, पहले इसको रेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाउचर क्या होते हैं। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप टैली में ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। टैली में पहले से कई प्रकार के वाउचर बने रहते हैं, जैसे पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, काउंटर वाउचर आदि। यानी कि क्या होता है, बहुत सारे वाउचर्स हमारे इसमें क्या होते हैं, पहले से क्रिएट होते हैं। जैसे कि हमारे लेजर में दो लेजर्स पहले से क्रिएट थे, कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर। उसी तरीके से क्या होता है, हमारा वाउचर्स में भी कई सारे वाउचर्स पहले से क्रिएट होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी। यानी कि आपको एंट्रीज की ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी एंट्री आपकी किस वाउचर के अंडर जाएगी। ये चीज़ हम आगे सीखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कौन सी एंट्रीज किसके अंडर जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, पेमेंट देने पर पेमेंट वाउचर। यानी कि पेमेंट जब हम देंगे तो किस वाउचर के अंदर जाएगी, पेमेंट वाउचर के अंदर। पैसे मिलने पर रिसिप्ट वाउचर, यानी कि जब हमें पैसा मिलेगा तो किस वाउचर के अंदर एंट्री जाएगी, रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट दे रखे हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन करते वक्त लेजर बनाना जरूरी होता है। यानी कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस टाइम पे क्या जरूरी है, लेजर बनाना जरूरी होता है। अगर लेजर नहीं होगा तो आप एंट्रीज नहीं डाल पाओगे। सेकंड पॉइंट, एक बार बने लेजर को बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो लेजर एक बार क्रिएट होगा उस लेजर को दोबारा से क्रिएट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, हर लेजर को सही ग्रुप्स में रखना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, एंट्री वाउचर पर होती है, सही वाउचर चुनना जरूरी है। यानी कि जो हम एंट्री करेंगे वो एक वाउचर पे करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना है, एक राइट वाउचर जो उसको चुनना जरूरी होता है। हम किसी गलत वाउचर पे अगर एंट्री डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट क्या होगी, हमारी गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी जनरल एंट्रीज डालेंगे वो एक राइट वाउचर पे डाल के चलेंगे। अगर गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में सही हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देख के चलते हैं टैली में इम्पोर्टेंट ग्रुप्स और उनका मतलब। सबसे पहले हमारे यहाँ होता है कैपिटल अकाउंट, जिसको बोलते हैं पूंजी खाता। जब कोई व्यक्ति या मालिक अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति या कोई मालिक अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो उसमें वो क्या कोई भी पैसा लगा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें, टैली में इसका लेजर बनाते समय इसे कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर रखा जाता है। यानी कि जो हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे या फिर जो पर्सन यूज पैसे लगा रहा है उसमें उसका लेजर बनाएंगे वो किसके अंदर जाएगा, कैपिटल ग्रुप्स के अंदर जाएगा। थर्ड पॉइंट है, पूंजी नगद, बैंक, मशीनरी या किसी भी रूप में हो सकती है। यानी कि जो आपका पैसा लग रहा है उसमें वो नगद हो सकता है, कैश, बैंक हो सकता है, मशीनरी या किसी भी रूप में हो सकती है। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे लॉन्स लाइबिलिटी, यानी कि ऋण जो होता है हमारा। जब बिजनेस के लिए कोई बड़ा लोन लिया जाता है, यानी कि हम बिजनेस यूज स्टार्ट कर रहे हो उसमें कोई लोन वगैरह ले रहे हैं, जैसे कि बैंक लोन, टर्म लोन, टर्म लोन आदि, तो वे खाते लॉन्स लाइबिलिटीज ग्रुप में आते हैं। ये लंबे समय के लिए होते हैं और इन्हें वापस करना होता है। ठीक है, यानी कि हम कोई लोन्स वगैरह लेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम वापस भी करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा करंट लायबिलिटी, चालू देनदारियां। जब बिजनेस को किसी से थोड़े समय के लिए उधार लेना पड़ता है, जैसे सप्लायर से उधारी पर माल लेना या क्रेडिटर्स, तो ये खाते करंट लायबिलिटीज ग्रुप्स के अंडर जाते हैं। यानी कि हम किसी से थोड़े समय के लिए कोई उधारी वगैरह लेते हैं सप्लायर से, तो वो किसके अंदर जाएंगे, क्रेडिट करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएंगे। ये आमतौर पर 1 साल के अंदर चुकाने होते हैं। यानी कि इसका जो टाइम होता है वो कितना होता है, 1 ईयर होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्तियां। कोई भी ऐसी संपत्ति जो बिजनेस में लंबे समय तक काम आती है उसे किसके अंडर रखते हैं, फिक्स्ड असेट्स। और उसको बोलते भी क्या है, फिक्स्ड असेट्स आइटम, जैसे कि कंप्यूटर, फर्नीचर, टेलीफोन, एसी, बिल्डिंग, व्हीकल एक्सेट्रा। इनका आसानी से लेन देन नहीं होता और बिजनेस के असेट्स होते हैं। यानी कि जिस आइटम का आप आसानी से लेन देन नहीं कर रहे, जो आइटम आपने एक बार परचेज कर लिया
और आप उसको लंबे समय तक के लिए रख रहे हो, यानी कि यूज में ले रहे हो। कंप्यूटर क्या आपका 4-5 साल बिजनेस के अंदर चलेगा ही चलेगा, तो वो क्या हो गया, आपकी फिक्स्ड एसेट संपत्ति हो गई। अब यहाँ पे स्टेशनरी भी हमारी बिजनेस में यूज के लिए आ रही थी, लेकिन स्टेशनरी क्या क्या था, हम आए दिन स्टेशनरी को परचेज करते रहते हैं, इसलिए वो क्या हमारी एक्सपेंसेस है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, निवेश खाता। जब बिजनेस के पैसे को कहीं और निवेश इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि मुनाफा कमाया जा सके, यानी कि क्या उससे हम मुनाफा कमा सकें, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो उसका खाता किसके अंदर जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ग्रुप में रखा जाता है। ये आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। 6 पॉइंट है हमारे पास करेंट असेट, चालू संपत्तियाँ। ऐसी संपत्ति जिनकी लेन देन आसानी से किया जा सकता है और जो कम समय में कैश में बदली जा सकते हैं, जैसे स्टॉक, कैश इन हैंड, डेबिटर्स आदि। ये किसके अंदर आते हैं, करेंट असेट्स ग्रुप में रखा जाता है इनको, ठीक है। इसके बाद हमारा 7 पॉइंट है जिसमें मिसलिनियस एक्सपेंसेस यानी कि असेट्स आते हैं। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस शुरू करते समय एक बार के लिए होते हैं, जैसे पार्लिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी, कंपनी लोगो, डिजाइन का खर्च, कंसल्टेंट फीस आदि। इन्हें मिसलिनियस एक्सपेंसेस असेट्स ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। जैसे कोई आप कंपनी लोगो वगैरह क्रिएट करा रहे हो, तो वो डिजाइन कराया आपने, तो वो क्या खर्चा है, तो वो किसके अंदर जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। इससे आगे हम देख के चलते हैं जो कि हमारा 8 पॉइंट है पहले। तो ये हमारा 8 नंबर है जिसमें सस्पेंस अकाउंट यानी कि सस्पेंस खाता। कभी कभी कुछ एंट्रीज गलती से छूट जाती हैं, यानी कि जो एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, हमसे छूट गई हैं किसी तरीके से, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आता है। तो क्या होता है, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल नहीं आता। उस समय उस फर्क की रकम को टेम्परेरी तौर पर सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं ताकि रिपोर्ट सही दिखे। यानी कि क्या करेंगे, उसको हम एक टेम्परेरी तौर पर डालेंगे सस्पेंस अकाउंट्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो सही आ जाए। बाद में सही एंट्री करके इसे एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि बाद में क्या करते हैं, फिर उस एंट्री को सही कर देते हैं और उसको ट्रायल बैलेंस वगैरह जो उसको एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा 9 टॉपिक है ब्रांच, डिवीजन, शाखा एवं विभाग। अगर किसी मेन कंपनी की कोई ब्रांच या अलग डिवीजन है तो उसके सारे खाते ब्रांच डिवीजन ग्रुप में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेल्स अकाउंट, बिक्री खाता। जब बिजनेस में कोई सामान या सर्विस बेची जाती है तो उसकी एंट्री सेल्स अकाउंट्स ग्रुप में की जाती है, यानी कि जब हम कोई सामान बेच रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं किसी को, तो वो किसके अंदर आएगी, हमारी सेल्स अकाउंट्स के अंदर आएगी। इससे आगे हम चलते हैं अपने 11 नंबर टॉपिक पे। हमारा 11 नंबर है परचेस अकाउंट, खरीद खाता। जब बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा जाता है ताकि उन्हें बेच सकें तो उसकी एंट्री परचेस अकाउंट ग्रुप में की जाती है, यानी कि हम कोई माल परचेस कर रहे हैं बेचने के लिए, तो वो एंट्रीज किसके अंदर जाएगी, हमारी परचेस अकाउंट्स के अंदर जाएगी। डायरेक्ट इनकम यानी प्रत्यक्ष आय, वो सारी इनकम जो बिजनेस के मेन काम से डायरेक्ट आती है, जैसे सेल्स कमीशन, मेन सर्विस का पेमेंट आदि, वो सब किसके अंदर जाएंगे, डायरेक्ट इनकम में रखे जाएंगे। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट इनकम, ऐसी इनकम जो सीधे सीधे व्यापार से मुख्य काम से नहीं आती बल्कि अन्य सोर्स से आती हैं, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट। यानी कि हमें अगर किसी से डिस्काउंट मिल रहा है, हमने किसी से माल परचेज किया और उस पर हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला, तो वो क्या हो गया, हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गई, कमीशन रिसिप्ट हो गई। ये सब किसके अंदर जाएंगे, हमारे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने 14 पॉइंट्स की तरफ। पहले हमारा 14 पॉइंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष खर्चे। ऐसे खर्चे जिनका सीधा संबंध गुड्स बनाने या सर्विस देने से होता है, जैसे रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, वेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग आदि। इन्हें क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा जाता है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे ऐसे खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़े नहीं होते, यानी कि ये क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन से नहीं जुड़े होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, यानी कि उसमें क्या कर रहे थे, डिस्काउंट रिसीव कर रहे थे, इसमें डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं। इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा जाता है। 16 एंट्री पॉइंट
रिवर्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स और अधिशेष। बिजनेस के प्रॉफिट से बनाए गए किसी फंड या रिजर्व्स को रिजर्व्स एंड सरप्लस के ग्रुप में रखा जाता है। जैसे जनरल रिजर्व, रेंटेड अर्निंग, ये सब क्या होंगे, हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जाएंगे। उसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 17, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब आप बैंक से अपनी जमा राशि से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं, यानी कि आपने क्या किया है, बैंक में जो पैसे जमा थे उससे ज़्यादा आप अगर पैसा निकालते हैं तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन होता है और इसका लेजर बैंक ओडी अकाउंट में रखा जाता है। यानी कि क्या होता है, एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन लिया आपने बैंक से और इसको हम किसके अंदर रखेंगे, बैंक ओडी अकाउंट के अंदर रखेंगे, ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं। सेकंड लोन, सुरक्षित ऋण, वो लोन जो किसी सिक्योरिटी जमानत के आधार पर लिए जाते हैं, जैसे मॉर्टगेज लोन, कार लोन आदि, इन्हें सेकंड लोन्स ग्रुप में रखा जाता है। इसके बाद हम अगला पॉइंट 19 देखेंगे, इसको इरेज करते हैं यहाँ से और 19 पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 19, अनसिक्योर्ड लोन्स, असुरक्षित ऋण, वो लोन जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, जैसे फ्रेंड्स या रिलेटिव से उधार लिया गया पैसा, यानी कि इसमें क्या है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। इन्हें अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप में रखा जाता है, यानी कि इसको किसके अंडर रखा जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 20 है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कर और शुल्क, किसी भी प्रकार के टैक्स या ड्यूटीज के लेजर, जैसे जीएसटी, वैट, टीडीएस, एक्साइज ड्यूटी आदि किसके अंदर आएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएंगे। पॉइंट नंबर 21, प्रोविजंस, प्रावधान, बिजनेस में कोई खर्च या लायबिलिटी पहले से ही रिजर्व कर ली जाती है, भले ही एक्चुअल पेमेंट बाद में हो। यानी कि क्या होता है, इसमें बिजनेस में कोई भी लायबिलिटी क्या होती है, पहले से ही रिजर्व कर ली जाती है, फिर कोई भी एक्सपेंसेस हो, भले ही उसका क्या हो, एक्चुअल पेमेंट बाद में हो। जैसे सैलरी प्रोविजन, रेंट प्रोविजन, ऐसे खातों को प्रोविजन ग्रुप्स में रखा जाता है। पॉइंट नंबर 22, सन्डी क्रेडिटर्स, सामान्य लेनदार, जब बिजनेस में सप्लायर से उधारी पर सामान खरीदा जाता है, यानी कि क्या होता है, इसमें ध्यान देना, जब हम क्या करते हैं, बिजनेस में सप्लायर से उधारी पर सामान खरीदते हैं तो उन सप्लायर्स का खाता सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप्स में रखा जाता है। ये शॉर्ट टर्म ये ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं जो आमतौर पर एक साल के भीतर चुकानी होती है। पॉइंट नंबर 23, सन्डी डेबिटर्स, सामान्य देनदार, जब बिजनेस किसी ग्राहक के उधार पर सामान बेचता है, यानी कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, हम कोई भी सामान उधार बेच रहे हैं और उससे बाद में पेमेंट लेना होता है, तो उस ग्राहक का खाता सन्डी डेबिटर्स ग्रुप में रखा जाता है। ये बिजनेस के लिए करेंट असेट्स होता है, यानी कि उसमें क्या हो रहा था, शॉर्ट टाइम लायबिलिटी जो हो रही थी और उसमें क्या हो रहा था, करेंट असेट्स होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 24, डिपॉजिट असेट, जमा राशि, जब बिजनेस किसी चीज़ के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है, जैसे रेंट सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि, ये ऐसे खाते किसके अंदर जाते हैं, डिपॉजिट असेट्स के अंदर जाते हैं। रेंट सिक्योरिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी हो गया, या फिर आप किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शंस ले रहे हो तो वो किसके अंदर जाएगा, डिपॉजिट असेट्स के अंदर जाएगा, जहाँ पे आप पहले से पैसा जमा कर देते हो। पॉइंट नंबर 25, लॉन्स एंड एडवांस असेट्स, जब बिजनेस किसी को एडवांस में पैसा देता है, जैसे एम्प्लॉयज़ या एडवांस सैलरी या किसी सप्लायर को एडवांस पेमेंट, तो ये खाते लॉन्स एंड एडवांस असेट्स ग्रुप में आते हैं। पॉइंट नंबर 26, कैश इन हैंड, नगद, जितनी भी कैश राशि आपके पास मौजूद है उसका खाता कैश इन हैंड ग्रुप में रखा जाता है, जैसे पेटी कैश और मैन कैश आदि। पॉइंट नंबर 27, स्टॉक इन हैंड, बिजनेस में जितने भी माल बेचा हुआ है, जिसे बेचा जाना है, उसे स्टॉक इन हैंड ग्रुप में रखा जाता है, इसे क्लोजिंग स्टॉक भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 28, बैंक अकाउंट, सभी प्रकार के बैंक खाते जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ओडी अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स किसके अंदर जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट्स ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। हमारे ग्रुप 28 थे टोटल,
जो कि हमने इस वीडियो में कवर टैली किया। में प्री डिफाइंड वाउचर क्या होते हैं? टैली प्राइम में कुल 24 प्री डिफाइंड वाउचर पहले से ही बने होते हैं। इनका मतलब यह है कि आपको अलग से बनाना नहीं पड़ता, यानी कि क्या होता है इसमें पहले से 24 वाउचर्स पहले से ही डिफाइंड होते हैं, जिनको हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। बस जरूरत है कि हिसाब से इनका इस्तेमाल करना होता है, यानी कि क्या करना होता है, हमें इन्हें हिसाब से इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कॉमन वाउचर का। अक्सर कर इस्तेमाल होने वाले वाउचर, यानी कि ये क्या है, हमारे कॉमन वाउचर है जो ज्यादातर क्या होते हैं हमारी टेलीग्राम में यूज होके चलते हैं। ये वो 8 वाउचर हैं जिनका इस्तेमाल लगभग हर बिजनेस में होता है। यहाँ पे वाउचर्स के नेम दे रखे हैं, काम क्या होता है वो देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, कैश और बैंक के बीच लेन देन। जैसे बैंक में कैश जमा करना या बैंक से कैश निकालना, यानी कि बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हो और बैंक से पैसे निकाल रहे हो, डिपॉजिट और विड्रॉ। तो ऐसी एंट्री हमारे किसके अंदर जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाएगी। उसके बाद है हमारा पेमेंट वाउचर, किसी को पेमेंट करना, चाहे वो कैश के थ्रू हो या फिर बैंक के थ्रू हो, वो किसके अंदर जाएगा, हमारा पेमेंट के अंदर। उसके बाद है रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट में पेमेंट प्राप्त करना है, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम किसी से पैसा प्राप्त कर रहे हो, चाहे वो कैश में कर रहे हो या फिर बैंक में कर रहे हो, तो वो किसके अंदर जाएगा, हमारा रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाएगा। उसके बाद है जनरल वाउचर, एडजस्टमेंट एंट्री, जिनमें कैश बैंक शामिल नहीं होता है, यानी कि जिस एंट्रीज में बैंक और कैश शामिल नहीं होगा वो किसके अंदर जाएगी, आपकी जनरल वाउचर के अंदर जाएगी। उसके बाद आता है आपका परचेस वाउचर, माल खरीदना, गुड्स परचेस, यानी कि क्या कर रहे हो आप यहाँ पे कोई भी सामान परचेस कर रहे हो तो वो किसके अंदर जाएगा, परचेस के अंदर जाएगा। सेल्स, माल बेचना, गुड सेल्स, यानी कि कोई आप आइटम या कोई भी चीज सेल्स कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वो किस वाउचर के अंदर जाएगा, सेल्स वाउचर के अंदर। उसके बाद आता है आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट में क्या होता है, परचेस रिटर्न के लिए यूज होता है, यानी कि डेबिट नोट हमारा क्या होगा, डेबिट नोट हमारा परचेस रिटर्न के लिए यूज होगा, ठीक है। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट हमारा सेल्स रिटर्न के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, जब सेल्स रिटर्न हो रहा होगा हमारा माल तो हम किस में डालेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 2, स्पेशल वाउचर, विशेष जरूरतों के लिए वाउचर, यानी कि कुछ हमारे स्पेशल वाउचर्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। ये वाउचर्स कुछ खास बिजनेस प्रोसेस या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं, ठीक है। यानी कि कोई खास प्रोसेस हो रहा हो या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो तो हमारे ये वाउचर्स यूज में आएंगे। हर बिजनेस में ये जरूरी नहीं होते, यानी कि हर बिजनेस में ये जरूरी नहीं होते, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें इनकी हमें जरूरत होती है, लेकिन जिन्हें इन्वेंट्री या जॉब वर्क संभालना है उनके लिए ये काम आते हैं, यानी कि जिसमें इन्वेंट्री स्टॉक आइटम वगैरह रख रहे थे, हम स्टॉक कर रहे थे आइटम्स को, उसमें क्या आएगा, ये हमारा यूज में आएगा। सबसे पहले है स्टॉक जनरल, स्टॉक ट्रांसफर या एडजस्टमेंट के लिए, यानी कि स्टॉक जनरल हमारा किस लिए यूज हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर या उसको एडजस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद है मेमोरेंडम, टेम्परेरी और प्रोफेशनल एंट्रीज के लिए। अगला है परचेस ऑर्डर, सप्लायर को ऑर्डर देने के लिए। सेल्स ऑर्डर, कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए। डिलीवरी नोट, माल डिलीवर करते समय, जो माल हम डिलीवर कर रहे हैं उस टाइम डिलीवरी नोट लगा के चलेंगे। रिसिप्ट नोट, माल रिसीव करते समय, जब हम माल रिसीव कर रहे हैं तो हम रिसिप्ट नोट लगा के चलेंगे। उसके बाद है फिजिकल स्टॉक, एक्चुअल स्टॉक की गिनती दर्ज करने के लिए, यानी कि जो स्टॉक है हमारा उसकी गिनती हमें देखनी हो तो उसके लिए हम फिजिकल स्टॉक का यूज करके चलते हैं। रिवर्सिंग जर्नल, ऑटो रिवर्स होने वाली एंट्री के लिए। पेरोल, एम्प्लॉयज की सैलरी एंट्री के लिए। अटेंडेंस, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस दर्ज करने के लिए। जॉब वर्क्स इन ऑर्डर, जॉब वर्क्स में बाहर से माल आने पर ऑर्डर। जॉब वर्क्स आउट ऑर्डर, जॉब वर्क्स में जॉब वर्क्स के लिए बाहर माल भेजने पर ऑर्डर। मटेरियल इन, जॉब वर्क्स में माल अंदर आने पर। मटेरियल आउट, जॉब वर्क्स में माल बाहर भेजने पर। उसके बाद है हमारा रिजेक्शन इन, माल वापस आने पर, रिजेक्ट होने पर, यानी कि माल हमारा वापस आ रहा है और वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा रिजेक्शन आउट,
माल वापस भेजने पर, रिजेक्ट होने पर, यानी कि माल वापस भेजने पर जब वो रिजेक्ट हो गया हो, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, क्विक चार्ट। प्री डिफाइंड वाउचर, यानी कि क्या कर रखा है, इन वाउचर्स को डिफाइन कर रखा है। जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F4। पेमेंट वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F5। रिसिप्ट वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F6। जनरल वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F7। सेल्स वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F8। परचेस वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F9। डेबिट नोट, कंट्रोल F9। क्रेडिट नोट, कंट्रोल F8। कॉन्ट्रा वाउचर में हम क्या कर रहे थे, जब हम बैंक से पैसे निकाल रहे थे या बैंक में पैसा जमा कर रहे थे, तो हम उस एंट्रीज को कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर डाल रहे थे, जिसकी शॉर्टकट की क्या थी, F4। F4 से क्या होगा, कॉन्ट्रा वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में क्या था कि हम कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू किसी को पेमेंट कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, तो वो हमारे किसके अंदर जा रहा था, पेमेंट वाउचर के अंदर। किससे खुलेगा ये, F5 से खुलेगा। रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर में हम क्या कर रहे थे, किसी से पैसा ले रहे थे, यानी कि कोई सामने वाले व्यक्ति हमें पेमेंट कर रहा था, वो बैंक में कर रहा हो या फिर कैश में कर रहा हो, वो किसके अंदर जाएगा, रिसिप्ट वाउचर के अंदर, और वो किससे ओपन होगा, F6 से। जनरल एंट्री में क्या हो रहा था, जिस एंट्रीज के अंदर ना ही हमारा कैश था, ना ही बैंक था, ना ही परचेस, ना ही सेल्स, एडजस्टमेंट कर रहे थे किसी भी एंट्रीज को, तो वो किसके अंदर जा रही थी, जनरल एंट्रीज के अंदर। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, जैसा कि हमने यहाँ देखा था जनरल में एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, उस एंट्रीज को एडजस्ट कर रहे थे। जो एंट्रीज हम एडजस्ट करेंगे तो किसके अंदर जाएगी, हमारी जनरल वाउचर के अंदर जाएगी। तो जनरल का आपको समझ में आ गया, F7 में जाएगा इसका। सेल्स, जब हम किसी को सामान बेच रहे हो तो F8 में जाएगी एंट्री, यानी कि जब उस एंट्रीज में हमने क्या देखा था, कोई भी गुड्स हम सेल्स कर रहे हैं तो वो किसके अंदर जाती है, सेल्स के अंदर जाती है, सेल्स वाउचर के अंदर जाती है। किससे ओपन होगा, F8 से। परचेस, जब हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो किसके अंदर जाएगा, परचेस वाउचर के अंदर जाएगा। वाउचर किससे ओपन होगा, F9 से। डेबिट, डेबिट नोट हमारा परचेस रिटर्न के लिए, जो भी एंट्री हमारी परचेस रिटर्न की है वो डेबिट नोट में जाएगी। किससे ओपन हुआ ये, कंट्रोल प्लस F9 से। क्रेडिट नोट, जो भी एंट्री हमारी सेल्स रिटर्न की होगी वो किस वाउचर के अंदर जाएगी, क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर। ये किससे ओपन होगा, F8 से ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद अब हम देखेंगे कॉमन वाउचर इन टैली, आसान शब्दों में। फर्स्ट पॉइंट हमारा कॉन्ट्रा वाउचर जो F4 से ओपन हो रहा था। जब आप कैश को बैंक अकाउंट में जमा करते हैं या बैंक से कैश निकालते हैं तो ऐसी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। सेकंड पॉइंट इसमें, इसके अलावा अगर आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रा वाउचर में आता है। कीवर्ड, कीवर्ड है जैसे कि कैश और बैंक के बीच के ट्रांसफर्स, यानी कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। इसके अलावा इसमें दे रखा था, अगर आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो भी एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। उसके बाद पेमेंट वाउचर, जब आप किसी को पेमेंट करते हैं, चाहे वो पेमेंट कैश से हो या फिर चेक से, तो ऐसी एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं। जैसे सैलरी देना, रेंट देना, बिल पेमेंट करना, ये सब किसके अंदर जाएंगी, आपकी F5 वाउचर के अंदर जाएंगी। रिसिप्ट वाउचर, जब आपको किसी से कैश या चेक के जरिए पेमेंट मिलता है तो वो एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। जैसे कस्टमर से कैश कलेक्शन, बैंक में चेक डिपॉजिट इत्यादि, ये किसके अंदर जाएगी, आपकी रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाएगी। उसके बाद आता है आपका जनरल वाउचर जो F7 से ओपन हो रहा था। इस वाउचर का इस्तेमाल आप कई तरह की एंट्रीज के लिए कर सकते हैं, जैसे संडे क्रेडिटर्स डेबिटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट, प्रोविजन बनाना, डेप्रिसिएशन एंट्रीज बनाना, बैड डेबिट्स एंट्रीज बनाना, मतलब वो एंट्रीज जिनमें सीधे कैश या बैंक नहीं आता है, वो एंट्रीज किसके अंदर जाती है, आपकी जनरल वाउचर के अंदर जाती है। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, जिसमें परचेस वाउचर है। जब आप किसी गुड्स को बेचने के लिए खरीदते हैं
ऐसी एंट्री परचेस वाउचर में की जाती है। एग्जाम्पल, सप्लायर से माल खरीदा, तो ये एंट्रीज आपकी किसके अंदर जाएगी? परचेस वाउचर के अंदर। शॉर्टकट की क्या थी इसकी? F9। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट, सेल्स वाउचर। जब आप कोई गुड्स या सर्विस बेचते हैं तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास, कस्टमर को माल बेचना, किसके अंदर जाएगी एंट्री? सेल्स वाउचर के अंदर जाएगी। शॉर्टकट की क्या थी हमारी इसकी? F8। इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 7, डेबिट नोट। जब आपने जो माल खरीदा था वो किसी कारण से सप्लायर को वापस करना पड़े तो ऐसी एंट्रीज को डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। जब हम कोई परचेज रिटर्न वगैरह करते हैं तो वो किस एंट्रीज में डाल रहे थे? हम वाउचर में डाल रहे थे, डेबिट नोट वाउचर में। शॉर्टकट की क्या थी उसकी? Ctrl+F9। एक एग्जांपल दे रखा है, डिफेक्टिव गुड्स, यानी कि कोई ऐसा आइटम है जो क्या है? डिफेक्टिव है, तो उसको वापस करना है, तो परचेस रिटर्न में दिखाएंगे, तो उसको हम किसके अंदर डालेंगे? डेबिट नोट के अंदर। के बाद है पॉइंट नंबर 8, क्रेडिट नोट। जब कस्टमर ने जो माल खरीदा था वो किसी कारण से आपको वापस कर दिया तो उसकी एंटी क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है। यानी कि कोई भी माल हमने ऐसा बेचा था जिसमें से क्या हो गया, मान लो एक आध पीस जैसे हम परचेज कर रहे थे उसमें डिफेक्टिव पीस मिल रहा था, ऐसे हमने सेल्स किया तो उसमें कोई डिफेक्टिव पीस निकल आया तो सामने वाले व्यक्ति हमें वापस कर रहा है माल को, तो सेल्स रिटर्न कर रहा है, तो वो किसके अंदर जाएगी? क्रेडिट नोट के अंदर जाएगी। एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पे सेल्स रिटर्न, यानी कि बेचा हुआ माल हमारा वापस हो रहा है, तो किसके अंदर जाएगी वो एंट्रीज? आपकी क्रेडिट नोट के अंदर जाएगी। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 9, स्टॉक जर्नल। जब आप गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब ट्रांसफर कर रहे हो तो ये एंट्रीज किसके अंदर जाती है? आपके स्टॉक जर्नल के अंदर। या प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल कच्चा माल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसमें भी क्या होगा? आप एक जगह से, यानी कि जो कच्चा माल था उसको दूसरी जगह पे भेजोगे जहाँ पे आपका माल बनाया जाए, तो वो भी क्या हो रहा है? एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी एंट्रीज हमारी किसके अंदर जाएगी? स्टॉक जर्नल के अंदर। तो वो एंट्रीज स्टॉक जर्नल वाउचर में होती हैं, ठीक है। मेमोरेंडम वाउचर। जब आप किसी एंट्री को अस्थायी रूप से याद रखने के लिए या फाइनल एंट्री से पहले ड्राफ्ट के तौर पर रखते हैं, मेमोरेंडम वाउचर में होती है, ठीक है। जैसे डाउटफुल एक्सपेंसेस एंट्रीज, इसमें क्या हो रहा है? डाउटफुल जो भी एक्सपेंसेस थे वो एंट्रीज को हम इसमें मेमोरेंडम वाउचर्स के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 11, परचेस ऑर्डर वाउचर। जब आप सप्लायर को गुड खरीदने या ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर में टैली में परचेस ऑर्डर वाउचर में दर्ज किया जाता है, यानी कि वो किस में दर्ज किया जाता है? आपका और परचेस ऑर्डर वाउचर के अंदर दर्ज किया जाता है, और उसका प्रिंट निकाल कर सप्लायर को भेज देते हैं, यानी कि फिर क्या करते हैं? उसका एक प्रिंट निकालते हैं और उसको सप्लायर के पास सेंड कर देते हैं। उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 12, सेल्स ऑर्डर वाउचर। जब कोई कस्टमर आपको गुड्स खरीदने का ऑर्डर देता है तो आप उस ऑर्डर को टैली में सेल्स ऑर्डर वाउचर में पास करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? जब कोई सामने से आपको गुड्स खरीदने के लिए ऑर्डर दे रहा है तो आप उसको सेल्स ऑर्डर वाउचर में रखते हैं। इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 13, डिलीवरी नोट वाउचर। जब आप सेल्स ऑर्डर पूरा करने के बाद गुड्स को कस्टमर को डिलीवर करते हो, यानी कि जो यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा था, अब इसको आप पूरा करने के बाद आप उसको डिलीवर कर रहे हो, तो उस समय आप डिलीवर नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 14, रिवर्सिंग जनरल वाउचर। जब आप ऐसी कोई एंट्री करते हैं जिसका असर सिर्फ उसी दिन तक रहना चाहिए और उसके बाद वह रिपोर्ट में ना दिखे, यानी कि जिस दिन आप एंट्री डाल रहे हो उसी दिन तक वो शो होनी चाहिए, उसके बाद वो रिपोर्ट में नहीं शो होनी चाहिए, तो वो एंट्री रिवर्सिंग जनरल वाउचर में की जाती है। एग्जाम्पल, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, जो अगले दिन रिवर्स हो जाए, ठीक है। इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 15, रिसिप्ट नोट वाउचर। जब आप सप्लायर को परचेस ऑर्डर देने के बाद गुड्स रिसीव करते हैं तो उसके लिए आप रिसिप्ट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। या परचेस साइकिल में एक स्टेज होती है, ये क्या होती है? परचेस साइकिल में एक स्टेज होती है, तो जब आप सप्लायर को परचेस ऑर्डर देने के बाद कोई भी गुड्स रिसीव करते हो तो रिसिप्ट नोट वाउचर के अंदर डालते हो। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 16, फिजिकल स्टॉक वाउचर।
जब आप अपने एक्चुअल गोदाम में पड़े स्टॉक को टैली के स्टॉक से मिलाना चाहते हैं। वेरिफिकेशन या फिजिकल काउंट जिसको बोलेंगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो आपका गोदाम में जो एक्चुअल माल पड़ा हुआ है, जो स्टॉक है, उसको क्या करोगे, जो टैली में स्टॉक बना हुआ है उससे मिलाना चाहोगे। तो इसके लिए फिजिकल स्टॉक वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, फिजिकल स्टॉक टेकिंग एट अ ईयर एंड, यानी कि साल के एंड में जो भी हम फिजिकल स्टॉक देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 70, पेरोल वाउचर। जब आप एम्प्लॉयज की सैलरी की एंट्री टैली में करते हैं, जैसे सैलरी कैलकुलेशन, डिडक्शन, नेट पे, तो पेरोल वाउचर में होती है। ये एंट्री किसके अंदर होगी, पेरोल वाउचर के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 18, अटेंडेंस वाउचर। पेरोल से जुड़े कर्मचारियों की अटेंडेंस को दर्ज करने के लिए आप अटेंडेंस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो कर्मचारी हमारी एम्प्लॉयज हैं उनकी क्या हो रही है, इसमें अटेंडेंस हो रही है। एग्जाम्पल, डेली मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड, यानी कि डे के हिसाब से कर सकते हो, डेली के अकॉर्डिंग, और मंथली के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देख के चलते हैं, टैली में वाउचर किस एंट्री के लिए इस्तेमाल होगा। यानी कि कुछ ये अलग से और दे रखे हैं वाउचर, उनको देखेंगे। जैसा कि कैश में था, कैश का आपको पता है, अगर एंट्री में कैश या बैंक क्रेडिट साइड में हो। अब देखो, जो जनरल एंट्री हमारी बनी होती है उसको और अच्छे से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो इससे समझते हैं, अगर एंट्री में कैश या बैंक, बैंक है या फिर कैश है, वो किधर साइड है, क्रेडिट साइड है, तभी तो हम पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट करेंगे तो कैश और बैंक क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी। मतलब आपने पैसे दिए हैं, तो वो एंट्री पेमेंट वाउचर F5 में जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर एंट्री में कैश या बैंक, देखो उसमें क्या हो रहा था, कैश और बैंक हमारा किधर था, क्रेडिट साइड था। अब क्या इसमें हमारा डेबिट साइड में हो, मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है, जब कैश बैंक हमारे डेबिट साइड है, तो इसका मतलब क्या है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हम पाने वाले हो गए। तो वो एंट्री रिसिप्ट वाउचर F6 में जाएगी। इस तरीके से क्या करेंगे, हम एंट्रीज को पहचानेंगे कि हमारा जो कैश है वो डेबिट साइड है या फिर क्रेडिट साइड है। अगर कैश बैंक हमारा डेबिट साइड होगा तो पैसा मिल रहा है, कैश बैंक अगर क्रेडिट साइड होगा तो पैसा दिया है। अगर दिया है पैसा तो F5 में जाएगी, और पैसा मिला है तो F6 में जाएगी। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से कैश निकाल रहे हैं, तो ऐसी एंट्री किसके अंदर जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाएगी। ये तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा अच्छे से। पॉइंट नंबर 4, अगर एंट्री में सेल्स आ रहा है, अगर किसी भी एंट्री में क्या हो रहा है, सेल्स आ रहा है, भले ही वहां पे आपका कैश हो या फिर बैंक हो, लेकिन उस एंट्रीज के अंदर अगर सेल्स आ रहा है, मतलब आपने कुछ बेचा है, तो वो एंट्री सेल्स वाउचर F8 में जाएगी, चाहे उसमें कैश बैंक भी क्यों ना आ रहा हो। देखो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उसमें कैश बैंक हमारा भले ही आ रहा हो, लेकिन वो एंट्रीज हमारी क्या होगी, सेल्स वाउचर F8 में जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, अगर एंट्री में परचेस आ रहा है, अगर एंट्रीज में क्या हो रहा है, परचेस आ रहा है, मतलब आपने कुछ खरीदा है, तो वो एंट्री परचेस वाउचर F9 में जाएगी। भले ही उसमें कैश बैंक भी आ रहा हो, यानी कि क्या हो उसमें, भले ही हमारा कैश या बैंक आ रहा हो, लेकिन वो एंट्रीज किसके अंदर जाएगी, हमारी परचेस अकाउंट, परचेस वाउचर के अंदर जाएगी। सेल्स पे आ रहा था तो सेल्स वाउचर के अंदर जा रही थी, परचेस आ रहा तो परचेस वाउचर के अंदर जा रही थी। अगर हमारे ये परचेस और सेल्स नहीं होंगे किसी भी एंट्रीज में, और उसमें कैश और बैंक होगा, तब हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर में डालेंगे। पेमेंट में दे डालने के लिए हम क्या करेंगे, देख के चलेंगे कि कैश और बैंक हमारा डेबिट साइड है या फिर क्रेडिट साइड है। अगर क्रेडिट साइड होगा तो पेमेंट में जाएगा, अगर बैंक कैश हमारे डेबिट साइड होगा तो रिसिप्ट में जाएगा, ठीक है। उससे अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अगर एंट्री में ना तो कैश है, ना ही बैंक है, ना ही डेबिट साइड है, ना ही क्रेडिट साइड में है, ना सेल्स है, ना परचेस है, तो ऐसी एंट्री जनरल वाउचर F7 में जाएगी, ठीक है। जिस एंट्रीज के अंदर ना आपका कैश आ रहा है, ना बैंक आ रहा है, ना ही डेबिट है कैश, ना ही क्रेडिट है कैश, ना ही सेल्स आ रही, ना ही परचेस आ रही, तो वो एंट्रीज किसके अंदर जाती है, F7 में जनरल वाउचर के अंदर जाती है, ठीक है। कि हम टैली को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी एक ब्राउजर खोलेंगे, आप क्रोम ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एड्स ले सकते हो, या फिर ब्रेव ले सकते हो। जैसे कि मैं क्रोम खोल के चलता हूँ, इसमें क्या सर्च करूंगा, टैली
रैम डाउनलोड। उसके बाद देखो सबसे पहले यहाँ टैली सॉल्यूशन आ जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे ऑप्शंस आ गए टैली डाउनलोड करने के। टैली प्राइम वर्जन, इसको मैं डाउनलोड करके चलूंगा। ये एडिट लॉग है, हम इसको नहीं करेंगे, हम इस वाले वर्जन को डाउनलोड करेंगे। सिंपल सा हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और ये हमारी डाउनलोडिंग में पहुंच जाएगी। अगर आप लोग ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो टैली का, तो आप सबसे नीचे जाओगे वेबसाइट के, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड ओल्डर वर्जन और सपोर्ट फाइल्स। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आप पुराने वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी वर्जन यहाँ से डाउनलोड करना है, आप उस वर्जन को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे टैली ईआरपी नाम है, टैली प्राइम रिलीज है, यानी कि जिस टाइम ये रिलीज हुई थी 23 जनवरी 2021, डेट भी देंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे पुराने वर्जन्स भी होंगे, टैली ईआरपी 9 के सारे वर्जन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। टैली ईआरपी 9 हो गई, यहाँ पे जो भी तुमको उठा के चलना है, उसको आप यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी टैली डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पे, और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। हम दिस पीसी के अंदर जाएंगे, डाउनलोड फोल्डर्स पे जाएंगे, जहाँ पे हमारा सेटअप है वहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद इंस्टॉल करेंगे इसको, ये हमारी टेलीग्राम क्या होगी, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको यहाँ से स्टार्ट टेलीग्राम करेंगे। इसको यहाँ से और अलाउ कर देंगे, यस कर देंगे इसको, और ये हमारा सेट हो गया, और यहाँ से इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारी टैली स्टार्ट हो गई। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास चार ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें चार ऑप्शन आ रहे हैं, ट्राई इट फॉर फ्री, यूज लाइसेंस, रीएक्टिवेट, एक्टिवेट। यानी कि आपके पास अगर पहले से कोई लाइसेंस होगा तो आप यहाँ से उसको रीएक्टिवेट कर सकते हो, या फिर एक्टिवेट न्यू लाइसेंस ले सकते हो। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे नेटवर्क वगैरह पे पड़ा हुआ है। हमारे पास इन तीनों में से कोई भी लाइसेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन वाले मोड पे चलेंगे, क्योंकि हम सीखने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस पे टी प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पे सिंपल सा ट्राई इट फॉर फ्री पे क्लिक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ कंपनी नेम आ रहा है, फिर उसके बाद मेलिंग नेम आ रहा है, जो आप मेलिंग में नेम रखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस है, फिर यहाँ स्टेट है, आप जो स्टेट रखना चाहो। उसके बाद कंट्री, पिन कोड, पिन कोड क्या है आपके शहर का, टेलीफोन नंबर क्या है आपका, मोबाइल नंबर क्या है, फैक्स क्या है आपका, अगर फैक्स है तो फैक्स नंबर डाल के चलो, ईमेल क्या है, वेबसाइट क्या है आपके उसकी, अगर वेबसाइट होगी तो। उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, और एक होती है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर जो होती है वो हमारी 1/4 से चलती है, यानी कि 1/4, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पे होती है, 31 मार्च पे। तो यानी कि जो जैसे कि ये हमारी 2025 चल रही है, इसकी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुई थी वो 1/4/2025 से स्टार्ट हुई थी, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से। खत्म कहाँ पे होगी ये खत्म होगी आपकी 31 मार्च 2026 को। कितने को, 31 मार्च 2026, यानी कि आने वाली जो नेक्स्ट ईयर होगी उसमें मार्च में 31 को जाके खत्म होगी। और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2026 से 2026 की नई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगी। बुक्स बिगिनिंग ईयर होती है जिस दिन से आप काम स्टार्ट करते हो। मान लो जैसे कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 है, अगर आप लोग आज से काम स्टार्ट कर रहे हो तो क्या होगा, आज की डेट जाएगी इसमें। मान लो जैसे कि आज 31 तारीख है और मंथ आपका 5 है, तो आज क्या होगा, 31 5 से अगर आप काम स्टार्ट करो तो इसमें 31 5 ही डेट जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलो इसको एक एक करके फिल करते हैं। जैसे कंपनी नेम मान लो सबसे पहले हम ले लेते हैं CPSSH, मेलिंग नेम भी हम इसमें यही रखेंगे,
या फिर मेनिंग मेलिंग नेम में हम रख सकते हैं यहाँ पे। चलो फिर से सीखते हैं। उसके बाद एड्रेस अगर आप कोई का डालना चाहो, एड्रेस कहाँ का डालना चाहते हो। साकेत विहार, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से हो गए। स्टेट में अगर सेलेक्ट करना चाहूँ तो जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लिया, उत्तर प्रदेश। उसके बाद पिन कोड मान लो मेरा 20 2001 है। टेलीफोन मान लो, टेलीफोन नंबर जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी टेलीफोन नंबर रख दिया। मोबाइल फोन नंबर मान लो जैसे मैंने यहाँ मोबाइल नंबर रख दिया कोई भी। उसके बाद फैक्स होगा तो फैक्स को रख दोगे, वरना ब्लैंक छोड़ दोगे। ईमेल होगा तो ईमेल को रखोगे। अगर ईमेल नहीं है तो उसको भी ब्लैंक छोड़ोगे। वेबसाइट होगी तो वेबसाइट को लेके चलोगे। अगर वेबसाइट नहीं है तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद मान लो जैसे कि मेरी ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2025 ही रहने दूंगा। काम मेरा कब से स्टार्ट हुआ है, हम 1 अप्रैल 2025 से ही रखते हैं कि जिस दिन से हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था उसी दिन से हमने काम भी स्टार्ट कर दिया था 2025 में। ठीक है, उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे आते हैं बेस करेंसी सिंबल। और बेस करेंसी सिंबल रहता है कि आपकी जो करेंसी है उसका सिंबल क्या है। तो इंडियन का आर होता है, फॉर्मल नेम इसका इनर में चलता है। ठीक है, जब आप F12 प्रेस करोगे तो इसमें एक प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स की इंफॉर्मेशन रहती है। यूजर एक्सेस कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल। अगर यूजर कोई कंट्रोल एक्सेस करना चाहे तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, अगर आप जो करेंसी की डिटेल्स है वो प्रोवाइड कराना चाहो तो यहाँ पे इसको यस कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे आ गया सोफिक्स सिंबल, अगर टू अमाउंट में देना चाहो तो उसको दे सकते हो। उसके बाद ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल है, यानी कि स्पेस के बाद कोई सिंबल लगाना चाहो वो लगा सकते हो। सो अमाउंट इन मिलियंस, विलियंस वगैरह होते हैं, मिलियंस वगैरह होते हैं, उसमें दिखाना हो तो यहाँ यस कर सकते हो। नंबर ऑफ डेसिमल, यानी कि जब आप वैल्यू लेके चलते हो तो जो आपके नंबर्स होते हैं उसके बाद पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज आती है, तो उसके बाद आप कितने नंबर्स दिखाना चाहते हो डेसिमल के बाद तो वो ले सकते हो। और जो डेसिमल के बाद नंबर दिखाओगे वो किस में दिखाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पैसा लिखा हुआ है। नंबर और डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, यानी कि वो किस में होना चाहिए, वर्ड्स में होना चाहिए। नंबर ऑफ डेसिमल के बाद जिसकी हमने क्या डाल रखी है, 2 नंबर्स डाल रखे हैं। ठीक है, तो अगर इसको ऑफ करना चाहो सिंपल सा F12 प्रेस करो और यहाँ पे इन सबको क्या कर देंगे, हम नो कर देंगे इस तरीके से। तो ये सब हट जाएगा। हम एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस चालू हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा ऑप्शंस खोलने हो तो आप यहाँ से इसको यस कर सकते हो। उससे भी और एक्स्ट्रा ऑप्शंस खोलने हो तो यहाँ से यस कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें मेंटेन अकाउंट्स इसको यस करके रखना है। इनेबल विल वाइज एंट्रीज हमको करनी है तो इसको हम यस करके रखेंगे। कॉस्ट सेंटर्स को भी हम नो करके रखेंगे। इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी नो करके रखेंगे। इन इन सबको हम आगे जाके सीखेंगे, तब इनको हम ऑन करेंगे। इनेबल कॉस्ट सेंटर्स को हम आने वाली एंट्री में भी देख के चलेंगे। जो हम अभी एंट्री डालेंगे उसमें हम इनेबल कॉस्ट सेंटर्स को ऑन करेंगे, लेकिन अभी हम इसको ऑफ करके रखेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री को भी क्या करेंगे, हम लो करके चलेंगे, क्योंकि हम इसमें अभी कोई भी स्टॉक वाला काम नहीं करेंगे। जब हम मेन इन्वेंट्री को नो कर देंगे तो बाकी के सारे ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद जीएसटी, अभी हम इसमें जीएसटी नहीं लगाएंगे तो हम इसको नो कर देंगे। टैक्स डिटेक्टेड, टीडीएस, टीसीएस, अगर ये सब लगाना है तो इसको यस कर सकते हो, नहीं लगाना तो इसको नो कर दो। ऑनलाइन एक्सेस, अगर आपको ऑनलाइन एक्सेस वगैरह देना है, इनेबल ब्राउजर एक्सेस फुल रिपोर्ट, तो इसको यस कर सकते हो और नहीं तो इसको नो कर दो। एंड एंटर करो। पेरोल, मेंटेन पेरोल करना हो, अदर्स करनी हो तो इनको यस कर दो, उसके बाद इसको एंटर कर दो। इस तरीके से आपकी एक कंपनी क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी एक कंपनी क्रिएट हो गई CPSSH करके। इस पे कोई चेंजेस करने हो तो आप ऑल्ट के प्रेस करो। यहाँ पे इसमें ऑल्टर में जाके इस कंपनी को टिक कर सकते हो अगर कोई आपको चेंजेस कर